नमस्कार दोस्तों। अभी एमपीपीएससी के जो पेपर हो रहे हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो एमपी का है उससे मोटा मोटा माने तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। प्रश्न है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं आपको 2 वीडियो में करा दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि 8-10 क्वेश्चन की आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। पहले तो मैं बता देता हूँ कि प्रश्न आ कैसे रहे हैं। जैसे बिल्कुल अपन लेटेस्ट एग्जाम्पल से इसकी बात करते हैं। अभी सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो पेपर है जो स्क्रीन पे खुला हुआ है, ये पेपर जस्ट अभी हुआ है पिछले हफ्ते असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। अब इस पेपर में मैं लगातार 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के 2 पेज से बताता हूँ। मतलब बाकी तो एक एक को तो फिर अलग ऊपर नीचे अपन स्क्रॉल करके देखेंगे तो मिल ही जाएंगे। कम से कम इसमें 15 क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन, अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे ठीक से ध्यान से पढ़ लें तो। अब जैसे यहां से मैं चला गया, ठीक है, पहले तो मैं कुछ दिखा देता हूँ जैसे आपको याद रहे। जैसे सपोज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 और 37 को देखा, है ना। ध्यान से देखिएगा। 35 कह रहा है मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद की पहल का उद्देश्य है कृषि प्रसंस्करण बाजार का विकास प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के सृजन करना। दूसरा दिख रहा है नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे पर जाऊं, ये खुला हुआ है मेरे साथ, और एक इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर केवल और केवल ये केवल एक पेज को रीड करूं, एक पेज को, इस पेज में दोनों क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए कि आंसर जो है वो मिलते हैं। पहला लिखा हुआ देखिए, सेम वर्ड कट पेस्ट, सेम, हलाया डुलाया भी नहीं है क्वेश्चन सामने वाले ने। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने, ध्यान से देखिए क्या वर्ड यूज हो रहा है, नवाचार संचालित उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने। देखिए आप, हलाना भी जिसको कहते हैं ना कि यार थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर लेता, दिमाग लगाता, के लिए स्टार्टअप पॉलिसी पहला हो गया, वर्ड टू वर्ड कट पेस्ट हो गया। यहां पर अगर कहा जाए दूसरा, मैंने एक ही पेज के ऊपर करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, देखिए पढ़िए। राज्य ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद का कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य जिलों के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, पहला। प्लस नीचे देखो क्या लिखा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण। अब देखो यहां पर अगर कहा जाए, लिखा है वही के वही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण। देखो सेम वर्ड है कि नहीं, अगर कहा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, कृषि क्षेत्रों में बाजार में विकास को प्रोत्साहन, मतलब आप खुद देखो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे अगर कहा जाए, ये दो कंटिन्यू एक जैसी हो गए, कुछ हलाया डुलाया नहीं। दूसरा अगर कहा जाए, ये देखिए 41-42। अब 41-42 के लिए अगर मैं इसी जो है अगर कहा जाए इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर चला जाऊं, और जो अभी मैं सीधे आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअल क्या, आप तो चैनल फॉलो करते नहीं है तो मेरा मन भी थोड़ा सा वो हो जाता है बनाने में वीडियो ना, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपको सही चीजें दूं। बट क्या है कि आज आप वहां दौड़ लगा रहे हो कि अब क्या बोलूं मैं। अब यहाँ पर अगर कहा जाए यहाँ आपको दिख रहा है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना, सबको मालूम है कि यार सिंगापुर में, लेकिन प्रश्न कहाँ से कट पेस्ट किया उसको बताने के लिए। इसका आंसर सिंगापुर, और नीचे लिखा है मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष लागू हुई। ये 4 क्वेश्चन एक ही पेज पे। अब यहाँ पर मैं ये सीधे इकोनॉमिक सर्वे पे चला गया, ये देख। अब इसके ऊपर जा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2022 में संत रविदास जयंती पर डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई। ये आ गया वहां से कट पेस्ट, और उसी के जस्ट 3 लाइन नीचे दूसरा क्वेश्चन भी उसने वहीं से उठा लिया। यहाँ ये लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगापुर के साथ मिलकर संत रविदास ग्लोबल स्कूल कार का निर्माण करने जा रही है। अब आपको खुद समझ पड़ गया, मैंने ये 4 क्वेश्चन तो आपको एक एक पेज से बता दिए, और मैं अगर धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूं तो मैं कितने क्वेश्चंस बता सकता हूं। इसीलिए मैंने आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का ये पूरा के पूरा एक टॉपिक जो है वो प्लान कर दिया कि इसको मैं 2 लेक्चर में करा पाऊंगा। एक आज करेंगे, और एक जस्ट इसके एक दिन छोड़कर आपको नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। इनके क्वेश्चंस आप कर लोगे तो इकोनॉमिक सर्वे पे जो आना है वो आपसे हेल्प हो जाएगी। तो सभी को बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट नीचे जरूर लिखिएगा कि ये कितना समझ आया कितना नहीं आया उस पे। तो हम शुरू से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू से करेंगे। मैं इकोनॉमिक सर्वे से लिंक भी करता हूँ, मैंने इसके नीचे जो है वो अगर कहा जाए इकोनॉमिक सर्वे से इसको जोड़ा भी है, और इससे जो है वो जोड़ते हुए मैंने इसको जो है वो बताया भी है। सब चीजें जो है वो साथ में चलेंगी। तो यहाँ पर पहले तो अपन अपना इकोनॉमिक सर्वे बगल में खोल लेते हैं, उसी से क्वेश्चंस बनाए हैं पूरे। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी मैंने मन से नहीं उठाया। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सपोज मान के चलो कि इसको पेपर में छाप दिया मैंने कि हाँ भैया ये है, क्योंकि जब सामने वाला छाप रहा है तो मैं क्यों जो है वो अगर कहा जाए पीछे हटूं। और मेरी उम्मीद है कि आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन जाए। यहाँ पर चलिए
तो लिखा है वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 के त्वरित, जो अगर कहा जाए की तुलना में प्रचलित भाव पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पहले तो समझो, दो तरह के भाव होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है करंट। सरकार हमेशा करंट के ऊपर ज्यादा काम करती है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम फिक्स रेट में टमाटर, जैसे मान के चलिए फिक्स रेट में टमाटर की कीमत 10 रुपए माने और करंट में 100 रुपए माने, तो एक किसान से अगर एक सिंपल से एक व्यक्ति से पूछा जाए यार तुम अगर कहा जाए तुम कितना किलो टमाटर उत्पादित करते हो और प्राइस में पूछा जाए, तो वो क्या बोलेगा? 1,000 रुपए के करता हूँ। वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं 100 रुपए के करता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी प्रचारित कौन सी चीज करेगा जहां बड़े आंकड़े हो। जैसे अगर कहा जाए, सपोज मान के चलिए अभी इसमें नीचे आएगा, अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं त्वरित अनुमान में अगर कहा जाए प्रचलित भाव की जगह अगर हम नॉर्मली अगर कहा जाए स्थिर भाव ले लेते तो हमारे आंकड़े कम हो जाते। तो सरकार कभी भी इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करती। तो लिखा हुआ है कि सकल घरेलू उत्पाद में 16.43% की वृद्धि हुई है ना। ये आपको आंसर याद रखना है कि कितना हमने ग्रोथ करा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर जा रहे हो, ये आपकी इकोनॉमी के ऊपर, तो यहाँ लिखा है कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 के त्वरित की तुलना में प्रचलित भाव पर 16.4% और स्थिर भाव पर 7.06। अब आपको कुछ समझ पड़ गया। अगर हम स्थिर भाव पर किसी चीज को दिखाएंगे, इंग्लिश में भी दिखाता हुआ चल रहा हूं मैं, दोनों में आप ले लीजिए। अगर हम फिक्स्ड प्राइस की बात करेंगे तो आंकड़े हमेशा कम आएंगे। अगर हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो आंकड़े हमेशा जो है वो ज्यादा आएंगे। तो हम कभी भी जो है वो ज्यादातर आंकड़े आप करंट प्राइस वाले ज्यादा याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार सोचती है कि यार मैं करंट प्राइस को जो है वो लेके चलूं। तो ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट फॉर द ईयर 2022-23 द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 16.43% एट करंट प्राइस एंड 7.06% एट कांस्टेंट प्राइस, यहाँ पर या फिक्स प्राइस जो भी आप उसको बोलना चाहो, कंपैरेटिव टू, ठीक है, ईयर 2021-22। ये आपको पहला जो है वो समझ पड़ गया होगा, इतना हमने करी उन्नति। प्लस अगर आप ये फिगर याद रखना चाहते हो तो हमारे जीडीपी की, तो ये आपको फिगर भी हमेशा जनरली जो है अगर कहा जाए करंट प्राइस वाले फिगर, यानी ये जो बॉक्स वाला फिगर है ये याद है। आपको ये वाले फिगर याद नहीं रखना जो है अगर कहा जाए नीचे, तो आप यहाँ पर अगर ये जो फिगर दिख रहा है इसको अगर एक रफली इमेज में तो रख सकते हैं ना, क्योंकि वहां आंसर को एलिमिनेट करने में जो है वो हेल्प हो जाती है कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकेंड ना। अब दूसरा जो है वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 के अग्रिम, ठीक है, के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है ना। अब देखिए अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रिशरी। ऑलमोस्ट हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि इस समय सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो सेक्टर है वो ट्रिशरी है, यानी सर्विस सेक्टर है ना। सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। किसी जमाने में तो 22-23% हुआ करता था, आज 55% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है भारत में। तो ग्रोथ भी सर्विस सेक्टर की ज्यादा होगी, तो तीनों सेक्टर में। लेकिन हमारे लिए तो चूंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर को देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर इन आंकड़ों में नीचे चले जाए, यानी इसके जस्ट हम नीचे ये यहाँ पर चले जाए, एक सेकेंड दिखाता भी जा रहा हूँ साथ में, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ये सब चीजें। तो इन आंकड़ों के हिसाब से हम अगर सेक्टर वाइज देखें, यानी कि भाई हमारा जो है वो किस सेक्टर में कितना हुआ, तो अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती, और उसके अंदर माइनिंग भी आ जाएगा, फिशरिंग भी आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा। ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्रीज है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो रहते हैं। और ट्रिशरी में तो आपको मालूम है जितना भी सर्विस मैं पढ़ा रहा हूँ ये ट्रिशरी सेक्टर, सेवा कोई भी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, कुछ भी हो, वो एक्चुअल जो अगर कहा जाए ट्रिशरी सेक्टर के अंतर्गत जो है वो आएगा। तो अब हमारे पास है 5.24। इसको अगर हम देखना चाहें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर, ठीक है, 2022-23 के अग्रिम के दौरान विगत वर्ष की प्राथमिक क्षेत्र में 5.24, द्वितीय क्षेत्र में 5.42 और तृतीय क्षेत्र में 9.9, यानी हमको दिख रहा है कि हम प्राइमरी टू ट्रिशरी की ओर ही बढ़ रहे हैं। 5.2 से हम बढ़े 5.4 तक, और जो है वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंज इस समय है एग्रीकल्चर। आपको खुद दिख रहा है कि आज हम इतनी सारी इनोवेशन की पॉलिसी ला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्ट स्टैंड अप इंडिया, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022,
इससे हो क्या रहा है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लगा, बट प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा सा हमको और लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान है मध्य प्रदेश की। तो दूसरा आपको समझ पड़ेगा, तीनों के आंकड़े आपको कंपैरेटिवली जो है वो याद रखना पड़ेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला है किस योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ फसल 2022 में बीमित कृषकों को फसल बीमा वितरण किया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब आपको एक तो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर ही मेरी पॉलिसी, आपको दिख रहा होगा कि कहाँ का जो है वो 2022 में है। ये उस समय शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो मुख्यमंत्री थे, अब तो कृषि मंत्री हैं तो और काम करेंगे कृषि के लिए। तो यहाँ पर बस उल्टा हो गया है यहाँ पर, कि ये नरेंद्र सिंह तोमर जी जो थे उस समय कृषि मंत्री थे, अब यहाँ। तो कोई पूछे कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किस योजना के अंदर है, तो प्रधान ये इसके अंदर है। ये भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया, ये ध्यान रखिए, मतलब एक सिंगल वर्ड भी मैंने कहीं दूसरी जगह से नहीं उठाया है, ये आप याद रखिएगा। इसीलिए मुझे 2 लेक्चर में इसको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि एक लेक्चर में तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला, अगला है प्रचलित भाव के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2022-23 में 1,40,583 थी। ये भी आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो अभी देखिए, लास्ट वीक जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। उसमें सेम, मतलब अभी तो मैंने 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखा दिए, अभी मैं और भी दिखाता चला जाऊंगा आपको। मतलब अगर मैं धीरे धीरे, जैसे ये उद्यम क्रांति योजना वाला है, उसका डेट भी इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जितने ये क्वेश्चंस हैं ये सब आपको, पर आपको बहुत ईमानदारी से, क्योंकि 350 पेज का इकोनॉमिक्स है, एक एक वर्ड अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तब जाके कहीं आएगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था अभी हिस्ट्री का पिछले वीक, उसमें फर्स्ट पेपर तो कॉमन रहता है उसके लिए। तो ये दिख रहा है, देखिए, स्थिर भाव के आधार पर वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के अग्रिम जो है अगर कहा जाए, ठीक है, आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के अग्रिम अनुमान कितने रहे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि स्थिर भाव 2011-12। अब हम यहां पर चले जाएं, सेम जो अगर कहा जाए प्रति व्यक्ति, ये जैसे 1,40,000, तो इसमें ग्रोथ पूछ रहा है, तो 15.62। तो इसके लिए अपन एक अब पहले तो फिगर देख ले, जिससे अपने को समझ पड़ जाए। सामने आपको दिख रहा होगा 2 तरह के भाव, एक है स्थिर भाव यहाँ पर, और एक है प्रचलित भाव। जनरली तो जो है वो अगर कहा जाए, प्रचलित भाव को आप ज्यादा याद रखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार बड़ा चढ़ा के इसी को दिखा पाती। तो 1,40,583 हमारी प्रति व्यक्ति आय हो गई। इसमें याद रखना जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 2 आंकड़े आपको याद रखना चाहिए। एक रखना चाहिए 2011-12 का 38,457, ठीक है, और एक रखना चाहिए 1,40,583। क्यों याद रखना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल क्या होता है ना, कि सरकार कंपैरेटिव स्टडी क्या बताती, कहती देखिए 2011-12 में कहा हम 38,497 रुपए कमाते थे, कहाँ आज हम 1,40,583 रुपीज हमारा जो है वो नागरिक कमा रहा, पर कैपिटल हम इनकम हमने इतनी बढ़ा दी। तो वो इस तरह से, जैसे अपन बोलते हैं ना आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो अरे उन्होंने कहा अरे भारत में जो है वो सबसे मतलब जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर बहुआयामी जो है वो मतलब पॉवर्टी कम हुई है, गरीबी, उसमें हम भी आते हैं। अब बहुआयामी बहुत बड़ा वर्ड है, खाली पॉवर्टी नहीं आता, सेम यहाँ पर। तो 65,000, ठीक है, 23 रुपए। ये तो 3 फिगर याद रखना, एक तो ये वाला याद रखना, एक याद रखना। अब ये होता कैसे, देखो मैं आपको एक सिंपल सा, अभी इस साल का तो बजट आया नहीं, अगर मैं पिछले जो बजट था उसके कुछ ट्वीटर्स यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिए ना, इन ट्वीट्स को आप देखिए। इन ट्वीट्स में सरकार कभी भी कोई चीज लिखती नहीं। अभी अब क्या लिख रहा है, 2011-12, ठीक है, सीधे जो है वो बता रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा कि ये करंट का है कि फिक्स्ड का है, कुछ नहीं बता रहा, सीधे ये खुद ऑफिशियली दिख रहा है कि यार 1,40,585 पे हमने पहुंचा दिया, हमने प्रति व्यक्ति आय जो है उतनी बढ़ा दी। उन्होंने कहा "अरे यार गजब, आपने तो बहुत बढ़िया काम कर डाला"। तो ये जितने ट्वीट्स है ना, इनको अगर टेक्निकली अगर हम पढ़ना शुरू करें ना, तो हमको समझ पड़ेगा कि सरकार क्या चीज प्रमोट करना चाहती है, वो किस तरह से अपने आप को बताना चाहती है। तो आपको यहाँ 3 आंकड़े हो गए। पहला हो गया कि भाई 2000 जो है अगर कहा जाए 11-12 की स्थिति में आपको याद रखना है 38,497 जो फिगर लिखा हुआ है। फिर सीधे यहाँ पर आपको 1,40,000 करंट जो अगर कहा जाए प्राइस पर, और दूसरा 65,023 फिक्स प्राइस पर। हमेशा इसमें एक और चीज याद रखना, ये जो प्राइस होते हैं ना, अग्रिम और त्वरित, ये दोनों के कंपेयर स्टडी भी पूछ लेते हैं। तो अगर कोशिश कर सकते हो तो ये 4 और एक ये, इन प्राइस को आप याद कर लो तो वेल गुड है, और क्वेश्चन आपको समझ पड़ ही गया कि क्या पूछेगा। तो इसमें वो 2 तरह से प्रश्न पूछ रहा है, एक तो सीधे फिगर पूछ रहा है, और दूसरा कि वो ग्रोथ पूछ रहा है।
तो ये दिख रहा है कि यहाँ पर कि जो प्रश्न मैंने बनाया वो यहाँ पर है कि स्थिर भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2021-22 में त्वरित में ये थी। अब ये देखो सेम क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, सेम यहाँ पर स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय अग्रिम अनुमानों में कितनी रही। देखो क्या हलाया डुलाया है यहाँ पर, अगर कहा जाए जो बढ़कर इतनी थी क्या इसमें, मतलब कहते हैं ना कट पेस्ट करना, वो वाली बात है। तो ये 61,000 से बढ़कर 65,023 हो गई, जो 5.67% की वृद्धि है। थोड़ी सी कम लग रही ना वृद्धि, इसलिए मजा नहीं आ रहा, तो हम दिखाएंगे नहीं इसको ज्यादा। लेकिन ये वाले को आपसे पूछेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने 1,21,000 से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर जो है वो 1,40,583 कर दिया, तो लगेगा अरे यार 15.62% बढ़ा दी, क्या तो गजब का कारनामा करा। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पंच करेगा, ये अपने को जो है वो पता होना चाहिए। आ गया समझ में? बड़े आगे, अगले के ऊपर आ जाते हैं। वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा सा नीचे कमेंट भी जरूर किया करो। मतलब वो वीडियो बनाने का वो भी नहीं हो पाता, कई बार लगता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन किसी को अच्छा नहीं। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हमको लगता है कि किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर बनाने का क्या मतलब है, 100-200 लोग ही देखते हैं तो फिर ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न करना पड़ता है ना वीडियो बनाते समय कि सामने वाले को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, तो लाइक कोई करता नहीं है, कमेंट कोई करता नहीं है। पेपर में क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं जितने आना होते हैं, आते कहाँ से वो भी हम बताने की कोशिश आपको पूरी करते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हमको समझ पड़ गई। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए, ये आंकड़ा भी हमने अभी अच्छे से समझ ही लिया। देश के खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अभी हमारे सामने द्वितीय है, हम इसी में जो है वो थोड़ा सा नीचे चले गए, समझेंगे क्या है ये दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य ने 2013-14 में जहां 174.8, ये कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करना बहुत जरूरी, कि केवल हमने एक 13-14 में 174.8 मिलियन टन जो पैदावार करी खाद्यान्न की, खाद्यान्न है ना फूड ग्रेन है ना, जैसे गेहूं, ठीक है, मक्का, जो है वो धान, ये सब फूड ग्रेन में की तुलना में 2022-23 में 352.7 लाख टन गेहूं पैदा किया। इसी तरह यानी गेहूं में इतना हमने बढ़ोतरी कर ली, गेहूं का तो हमेशा आपको याद ही रखना है। इसी तरह धान में जो अगर कहा जाए 53 से 131, इस तरह से उसने बताया कि यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करें, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, रुकिएगा, है ना। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका ये है, एक तो इकोनॉमिक सर्वे में तो हमको दिख गया दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पर प्रूफ करें कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है खाद्यान्न में, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, इन, ठीक है, 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट 2021-22, ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद तो अभी इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का तो आया ही नहीं। इसमें हमको दिख रहा है कि धान में, ध्यान समझिएगा, धान में हम टॉप 3 में कहीं भी जगह नहीं बना रहे। वीट में हम दूसरे नंबर पे हैं, यानी गेहूं में हमको दूसरा है। मक्का में हम जो है वो कर्नाटक के बाद दूसरे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर नीचे मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ पूरा। फिर इसमें नीचे आप जाओगे तो तुअर, ये जैसे लिखा हुआ है तुअर, तो तुअर में अगर कहा जाए टॉप 3 में हम जो है वो कहीं जगह नहीं बना रहे। चना, चना में हम दूसरे नंबर पे दिख रहे हैं। टोटल पल्सेस में हम नंबर 1 है। कुल जो अगर कहा जाए जो दलहन फसलें हैं उसमें हम नंबर 1 है ओवरऑल में। और खाली अगर चने की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे मेन जो फसल है वो चना है, सबसे ज्यादा चना होता है, उस हिसाब से बात करें तो दूसरा। अब वो जो प्रश्न उसने पूछा है यानी जो इकोनॉमिक सर्वे है वो यहाँ भी लिखा है, ये देखिए टोटल फूड ग्रेन में हम दूसरे नंबर पे हैं। तो आपको क्या समझ पड़ा कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन देखें तो दूसरा, मेज यानी चने का प्रोडक्शन, सॉरी, मक्के का प्रोडक्शन देखें तो दूसरा, मक्के में दूसरे नंबर पे। चने का प्रोडक्शन देखें तो दूसरा, कुल पल्सेस का प्रोडक्शन देखें तो पहला, कुल खाद्यान्न उत्पादन का प्रोडक्शन देखें तो दूसरा, कुल ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में हम कहीं जगह नहीं पा रहे। पिछली बार ये पूछा था क्वेश्चन के ग्राउंड नट गुजरात वाला ऑलमोस्ट। रेपसीड, मस्टर्ड सबको मालूम है, राई, सरसों, इसमें हम दूसरे नंबर पे हैं। सोयाबीन में हम दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है। कुल ऑयल सीड्स में हम दूसरे नंबर पे हैं। तो अब आपको समझ पड़ेगा होगा कि कहाँ कहाँ इसको आपको याद रखना है ना। कई बार क्या होता है, देखो आंकड़े लिख लिया करो। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर एक बहुत गलत चीज जो है वो मुझे लगता है कि हमारी सफलता में बाधक भी होती है, संग्रह करने पे बहुत बिलीव करते हैं। अभी आपका, सर ये वाली फाइल मुझे दे दो, अरे 1 पेज की फाइल है ये, आप स्क्रीन रोक के आंकड़ा लिख लो ना।
फाइल का क्या करना है यार, आप जितना अपने खुद के नोट्स पे काम करोगे उतना आपके एग्जाम में काम है। आज अगर आप मेंस में एग्रीकल्चर के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हो, आप लिख सकते हो कि वर्तमान में एग्रीकल्चर में जो है, अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश जो है वो गेहूं के उत्पादन में भारत में दूसरा, मक्के के उत्पादन में दूसरा, ठीक है, कुल पल्सेस या दलहन फसलों के उत्पादन में प्रथम, कुल अनाज के उत्पादन में जो अगर कहा जाए दूसरे नंबर पे है यहाँ पर। राई सरसों जैसे अगर कहा जाए कि फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरा है, सोयाबीन के उत्पादन में दूसरा है, ऐसे आपने वहां पर आंकड़े जो है अगर कहा जाए कुल तिलहन फसलों में दूसरा है, ये एक रफली हो गया। क्या मेहनत करना था उसमें, ये आंकड़ा हमारे सामने हो गया यहाँ पर, तो ये आंसर आपको समझ पड़ गया होगा कि वहां से उठाया, तो वो इकोनॉमिक सर्वे में ये लाइन अपने को याद रखनी। प्लस कोशिश करना है कि चूंकि गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ा होना, तो 174 से 352 जो है अगर कहा जाए लाख टन, अब तो हमारे मध्य प्रदेश के किसान धान यानी जो आपका चावल है उसके स्थान पे मक्का बोने लगे। अभी ये सीजन आपको मालूम है, खरीफ का सीजन है, अभी बोनी होना शुरू होगी, अभी एक आध हफ्ते में बोनियां शुरू हो जाएगी। आप पता करिए आपके आसपास, अगर आप कृषक फैमिली से, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का रुझान जो है वो धान से हटकर मक्के की ओर जाने लगा। वो कह रहे नहीं, हम इस बार जो है मक्का लगाएंगे, धान का रकबा हम जो है वो कम करेंगे। तो ये प्रश्न जो है वो हमारे सामने जो है वो साफ है कि क्या क्वेश्चन है, इसमें भी मिल जाएंगे वो जो मैं बोल रहा हूँ ना। अब एक एक क्वेश्चन को मैं बार बार दिखाऊं तो आप खुद भी इसको जो है वो बाद में देख सकते हैं। फिर अगले के ऊपर आते हैं। वर्ष 2020-21 के अपेक्षा वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य वर्धन के त्वरित, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन का मतलब है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड के त्वरित अनुमानों के अनुसार मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये इसलिए आ सकता है क्योंकि हम लगातार फिशरिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, और एक अलग तरीके से, क्योंकि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जबरदस्त नदियों का जाल हमारे यहाँ फैला हुआ है। तो हमारे यहाँ फिशरिंग की संभावना नदी से जुड़े हुए क्षेत्रों में पौंड तालाब आदि बनाकर जो है वो बहुत है। तो यहाँ पर 17.74, तो यहाँ पर दिख रहा होगा वर्ष 2020-21 की अपेक्षा वर्ष 2021-22 त्वरित में सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, जीवीए बोला जाता है। सिंपल लाइन में, एक लाइन में, बहुत पूरा तो नहीं समझा सकते यहाँ पे भी। आपके पास 100 रुपए है और खर्चा अगर कहा जाए 20 रुपए है उसमें से, तो आपकी कमाई 80 रुपए है, ये जीवी है। आप अगर उसमें से रॉ मटेरियल अदर कॉस्ट निकाल दो तो हमारी जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फिगर जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो अब त्वरित अनुमानों के अनुसार दिख रहा होगा कि 17.74% की वृद्धि हुई 2022-23 में समस्त स्रोतों से, जो है अगर कहा जाए 3.4 लाख टन, ठीक है, के विरुद्ध महा 2000 में 2.2 लाख टन, ये हम याद नहीं करें, ठीक है, लेकिन ये वाला तो याद रखें कि हाँ यार हम जो है वो तेजी से इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। अगला जो है वो अगर कहा जाए कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों के आंकड़े याद नहीं करना, ठीक है, राजस्व प्राप्तियों में केवल पिछले साल से हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो अभी कितना बढ़ गया, तो 13.68% बढ़ गया। ये यहाँ पर मैंने इसको जो है वो लगा दिया है, ये लोक वित्त में, कि भाई जो पिछली साल हमारे पास जो है वो रेवेन्यू आया था उसकी तुलना में जो है अगर कहा जाए हमारा रेवेन्यू इस बार जनरेट ज्यादा हुआ है। इसमें भी जो है वो जीएसटी वीएसटी का बड़ा योगदान है, तेजी से हमारा जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। और जो है वो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कई सारी योजनाएं भी, भामाशाह जैसे पुरस्कार भी चला रही है कि भैया जो ज्यादा जीएसटी देगा उसको हम अवार्ड भी देंगे यहाँ पर। तो ये तो एक लाइन के लिए याद रखना। अगला है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न गेहूं धान मोटा अनाज के उपार्जन किस परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। तो ई उपार्जन, ई उपार्जन नाम का प्रोजेक्ट है, दिख रहा होगा। समर्थन मूल्य तो समझते हो ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी। हिंदुस्तान में एमएसपी को लेकर इतनी लड़ाइयां हैं, वर्तमान में जो बीजेपी को नुकसान भी हो उसमें एक एमएसपी भी बड़ा रोल है, क्योंकि कई जगह ये कहा गया कि जो है वो एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि एमएसपी जो है अगर कहा जाए कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार के हाथ में है, सरकार चला रही है उसको जब तक, मतलब अगर कहा जाए लग रहा है जब तक चल रही है। तो समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ऑलमोस्ट आपको जो है वो अगर कहा जाए पता ही होगा, ठीक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न गेहूं धान मोटे अनाज का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना के अंतर्गत किया जाता है, जिसके तहत उपार्जन केंद्रों पर किसानों द्वारा बोए गए रकबे, उनके खेतों के कंप्यूटराइज आधार नंबर मोबाइल की जानकारी संकलित की जाती है। मतलब सीधी सी बात है, आज आप में से अगर कोई कृषक फैमिली से है, तो पहले आपको वो जो सोसाइटी है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद आपको जिस दिन फसल बिकना होगी उस दिन मैसेज आएगा, और वो मैसेज में भी लिखा रहता है कि भाई आप आज इतने जो है अगर कहा जाए क्विंटल फसल ला सकते हो, फिक्स है।
कभी आप में से कोई कृषक होगा तो वो नीचे बोल दे, हाँ सर 75, मेरे को मैसेज आया था कि उसमें लिखा था कि आप इस तारीख से इस तारीख तक जो है वो आ सकते हैं, और 75 जो है वो क्विंटल जो है अगर कहा जाए आप गेहूं ला सकते हैं, या जो है अगर कहा जाए कि इस तरह से जो है उसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कहानी बहुत कॉमन सी है, और हम जो है वो एमएसपी का उपयोग जो है वो कर रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है। अब क्या बनेगा ये देखने वाली बात है कि क्या, हाँ लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ, सबको वैसे तो पता ही होती। आपको एमएसपी के लिए कम से कम जो है वो सीएससीपी का नाम याद रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये एक्चुअल स्थापित हुआ था 1965 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको, 1965 में 1 जनवरी 1965 में जो है वो स्थापित किया गया था। मेन इसका काम था कि हम कैसे जो है वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो रखें। और आज अगर कहा जाए एमएसपी के अंदर जनरली शायद मेरे हिसाब से 22 कमोडिटी अभी आती हैं, बाकी आप सी ए मतलब आप खुद भी अगर चाहें तो एक एक लाइन के लिए देखना चाहें तो CACP ऐसे टाइप करें, एक ऑफिशियल आपको वेबसाइट मिलेगी। उसके ऊपर अभी लेटेस्ट अगर कहा जाए क्रॉप्स रबी की कितनी है खरीफ की कितनी है, ये आपको दिख रहा है। खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप ये सब जो है वो एमएसपी के ऊपर आपको कितना एमएसपी किसका है ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अंदर जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस अभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है उनके ही पास रहेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री और ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। तो कल को एमएसपी के अंदर भी बड़ा रोल है। तो जैसे यानी कहा कि CACP रिकमेंड द एमएसपी और 23 कमोडिटीज विच जो है कंपायर जो अगर कहा सीरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें 7 हैं, पल्सेस दलहन फसलें जो है वो 5 दिख रही हैं। इस 5 में से 3 तो हमारी टॉप फसलें, ये जो दिख रहा है ना अगर कहा जाए जैसे चना, ठीक है, अगर कहा जाए ये उड़द और ये मसूर, ये 3 आप कभी मध्य प्रदेश के अंदर देखोगे तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉप 3 आप कभी मध्य प्रदेश का फसल वाला देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे दिखाऊंगा अभी तो आपको याद रहो। 7 जो है वो ऑयल सीड है, तिलहन फसलें हैं। 4 जो है अगर कहा जाए वाणिज्य फसलें हैं, ठीक है, यानी नारियल है, गन्ना है, कॉटन है, और जो है वो कच्चा जूट है, जो अगर कहा जाए ये आपका यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, तो हमको थोड़ा सा आसपास की चीजें लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलना चाहिए जिससे हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एमएसपी के लिए। अगला है खनिज संपदा की दृष्टि से देश के, अब ये पिछली साल आया था कुछ, और आश्चर्य है कि ये कंफ्यूज कर गया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था शुरू में जब इसका आंसर बताया था, क्योंकि मैं सकल दिमाग ही नहीं लगा रहा आदमी की सकल की बात कर रहा। हम केवल उत्पादन, क्योंकि जनरली इसमें उत्पादन को ही ध्यान से रखता है, तो इसमें आप अगर इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि क्यों प्रश्न को नेचर वाइज है। देखो, खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश का कोयले के सकल घरेलू उत्पादन में चौथा है, ये आंसर था। अब अगर इसका हम ये आर्टिकल देखें, ये लगा हुआ ओरिजिनल, कि खनिज संपदा की दृष्टि में मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख, पहले तो मैं यही दिखाता हूँ ना जिससे आपको समझ पड़े कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हम चले, अब ध्यान से देखिए जो लिखा हुआ है। खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश में कोयले का सकल उत्पादन, ग्रॉस प्रोडक्शन, ग्रॉस ओवरऑल सब मिला मिलू के जो अगर कहा जाए ग्रॉस प्रोडक्शन, राष्ट्र में चौथे नंबर पर। ये एक जो है अगर कहा जाए अपने को दिख रहा है। और जो अगर कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में खनन और उत्खनन क्षेत्र यानी जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका योगदान आपको दिख रहा है कि 3.18%। अच्छा खासा है, ठीक ठाक, इसको हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक परसेंट। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा कंफ्यूजन कहाँ होता है, इसी को अगर हम आंकड़े में थोड़ा सा जो है अगर कहा जाए नीचे चले जाए, नीचे चले जाए का मतलब है कि जब हम यहाँ से मिनरल वाले के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2 लेक्चर में मैं करा दूंगा, हालांकि आपको एक दिन छोड़ के करा दूंगा कि एग्जाम से पहले आप 4 दिन पहले आप प्रिपेयर रहें। ये हम यहाँ चले गए, एक सेकेंड, अब ये भी आपको याद है। अब यहाँ अगर हम खनिजों की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ सकल की बात नहीं होगी। यहाँ लिखा है कि आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश हीरा, तांबा और मैग्नीज के अयस्क में के उत्पादन में प्रथम, रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय है, कोयले के उत्पादन में थर्ड है, लोहो अयस्क के उत्पादन में फिफ्थ है, बॉक्साइट के उत्पादन में सिक्स्थ। ये एक आंकड़ा अलग है, इसमें ग्रॉस की बात नहीं होती। तो प्रश्न उसने पिछले साल पूछा तो बहुत कंफ्यूज हुए बच्चे, हमारी भी गलती ये रही। हमने भी हमारे बच्चों को ये वाला पढ़ा, वो ग्रॉस वाला हमने कहा ग्रॉस पूछता नहीं है तो हमने यही पढ़ा दिया बच्चों को जनरली। तो हो जाती है कई बार जो है गड़बड़ी थोड़ी बहुत। ये आपको याद रखा कि यहाँ पर जो है कि आपको खनिज का दिख रहा है
कि किस में हम, यानी ये हीरा तांबा मैग्नीज में हम फर्स्ट, रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर में हम सेकंड, कोयले में थर्ड, लोहा अयस्क और बॉक्साइट में हम फिफ्थ और सिक्स। पिछली बार की तुलना में खनिज के उत्पादन में हमने 5.14% की उत्पादन मूल्य, ध्यान रखना खनिज उत्पादन नहीं, उत्पादन मूल्य, जो पैसा हमने अर्न किया या जो पैसा हमको मिला उसकी तुलना में 5.41% अधिक आया। ये दोनों में आपको याद रखना। प्लस इसमें नीचे एक और अच्छी चीज लिखी है, ये भी आपको जो है वो याद रखना। अगर हम यहाँ पर देखें, वो लिख रहा है कि 2021-22 और 20-21 की अगर हम तुलना करें तो कोयला तांबा लोह अयस्क रॉक फॉस्फेट चूना पत्थर इनमें हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, यानी ये पिछली साल की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इनकी सबकी वृद्धि का परसेंट ये लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि चूना पत्थर, अभी तो चूना पत्थर के नए भंडार खोज रहे हैं हम, लगातार नए भंडार आ रहे हैं, ये 8.7। वहीं वो लिख रहा है कि बॉक्साइड मैग्नीज अयस्क हीरा इनमें कमी आई। इसके कारण भी ये देखो, बॉक्साइड मैग्नीज हीरा अयस्क में बड़ी कंपनियां, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो हीरे में वही काम करती है। ठीक है, यहाँ पर तो नेशनल जो है वो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो वो थोड़ा सा क्या है, उसका रुख भी बड़ा मतलब न्यूट्रल सा होता है, सरकारी टाइप का, यहाँ भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर कहा जाए कि आपने क्या करा, कई सारी छोटी छोटी कंपनियां बना, उनके थ्रू जो है वो आप काम जो है कर, यहाँ जो है अगर कहा जाए थोड़ी सी कहानी उलझी हुई। तो ये वाला आंकड़ा हमको दिख रहा है कि यार एक तरफ तो बॉक्साइड मैग्नीज और में और हीरे में जो है वो कमी आ रही है, और दूसरी तरफ ये इनमें वृद्धि हो रही है। हालांकि आपको मैं बता दूं, मैग्नीज और में आप हमेशा आगे रहो, एक तरफा मैग्नीज हम जो है वो अगर कहा जाए उत्पादन करते हैं देश में। तो यहाँ पर आपको अब जो है वो समझ पड़ गया होगा कि प्रश्न का जो है वो नेचर क्या है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला तो छोड़ ही दो, कोई काम का नहीं यहाँ पर। हाँ, स्मार्ट सी, अब ये ध्यान रखना है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ISAC अवार्ड 2020 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। अब एक तो ये फिर से अब नया हो गया, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक सर्वे से उठाएगा तो वो पुराना आंकड़ा भी उठा सकता है। तो आपको दिख रहा है कि जो स्मार्ट सिटी मतलब ISAC अवार्ड है 2020, उसमें दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरस्कार प्राप्त। योजना के अंतर्गत जारी रैंकिंग में मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल, इंदौर और भोपाल, इंदौर नंबर 1 पर है और भोपाल छठवें पर है। तो इसका अगर मैं लेटेस्ट वाला भी आपको दिखा दूं, लेटेस्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है, तो इसके लिए मैं 1 मिनट आपको वो खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट है ना। अब ये लेटेस्ट वाला मैंने खोला है ना, IAC का इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 अभी हुआ है सितंबर 2023 में। राष्ट्रपति जी आई थी इंदौर में, यहाँ पर आपको दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय के, राज्यपाल महोदय, और जो है वो अगर कहा जाए राष्ट्रपति जी, ये तीनों जो है अगर कहा जाए दिखा है फर्स्ट बेस्ट स्टेट अवार्ड। पीछे ही लिखा हुआ है, आपको खजुराहो का मंदिर दिख रहा होगा, कंदरिया महादेव कैंपस। तो साफ है कि फर्स्ट बेस्ट स्टेट हमको मिल गया। दूसरा इंदौर नंबर 1 है, यानी एक तो अपने को ये नया वाला, देखो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से पुराना भी याद रहे, नया वाला भी याद रखना। तो आपको दिख रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, विनर द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 इंदौर टुडे 27 सितंबर 2023। ये एक आपको जो है वो यहाँ पर इसमें ये लोग जो है वो यहाँ पर, और सरकार जो है अगर कहा जाए 2018 से ये अवार्ड जो है वो दे रही है। 100 जो स्मार्ट सिटीज हैं उनमें कौन सी स्मार्ट सिटी जो सबसे बेहतर काम कर रही है उसके लिए। तो चूंकि इंदौर तो हर एक उसमें जो है वो आगे है, इसलिए अगर कहा जाए कि नंबर 1 तो इंदौर ही रहना है। तो इसमें नीचे अगर हम चले जाए, देखो क्या कुछ चीजें इकोनॉमिक सर्वे से याद तो रखना है, लेकिन करंट से भी लिंक करना है, क्योंकि हो सकता है कि करंट अफेयर्स में पूछेगा, तो जरूरी थोड़ी कि सीधे इकोनॉमिक सर्वे ही पूछ ले। तो थोड़ा बहुत अपडेट भी रहना पड़ेगा, मतलब कई बार अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो पूरा ऐसा नहीं कि सेम के सेम आ जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता है वो ढूंढ कर, पेपर सेटर भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा ना हमारी तरह। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये डायलॉग विद अवार्ड विनिंग CEO ये ऑर्डर में ही है, तो हमको दिख रहा है कि यार इंदौर सूरत, यानी हमको ये साफ है कि इंदौर जो है अगर कहा जाए पहले नंबर पे है, सूरत जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो कोई पूछेगा कि नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो टॉप 100 सिटीज हैं उनमें बेस्ट जो अगर कहा जाए सिटी कौन सी है, तो वो इंदौर है, सेकंड कौन सी है, सूरत है, टॉप 2 ही याद रखना। बेस्ट स्टेट के अवार्ड जो अगर कहा जाए किसको मिला, तो वो मध्य प्रदेश को मिला, सेकंड पोजीशन के ऊपर तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो और जो है अगर कहा जाए कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को थर्ड पोजीशन पे रखा, इसी में लिखा है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे, मैंने क्योंकि पढ़ा दिया है एक बार तो मेरे दिमाग में ये चीज।
तो इस तरह से हमारे सामने ये जो बात जो है वो निकल कर आती है, लिखा हुआ है द मिनिस्टर ऑफ अप्लाई द सूरत एंड आगरा विद सेकंड एंड थर्ड। इन स्मार्ट सिटी में इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे पे आगरा। ठीक है, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश स्टेट्स में, यानी दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ है। इस तरह से ये रफली रफली तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्या इसमें बन सकता है क्वेश्चन, है ना। बाकी तो अपनी जगह है, तो ये अपने को समझ पड़ गया, पुराना और नया दोनों जो है वो याद रखना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न पुराने ही पूछ लेगा। दूसरा है 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, इसमें भी नया वाला आपको याद होगा। अब ये क्वेश्चन भी नए से लिंक करके उसने पूछ लिया। जैसे देखो यहाँ पर, इसमें तो हम फर्स्ट पोजीशन पे, इस बार भी हम फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन जैसे वहां भी सूरत दिख रहा है, देखो ध्यान से, सेकंड नंबर में बेस्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है, सूरत। सेम कंसेप्ट यहाँ हुआ, इंदौर के जस्ट लगे लगाए सूरत को। तो इस बार अगर ये अभी हम तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपरों से ही बात कर रहे हैं, हफ्ते भर पहले पेपर में जो है वो क्या जो है वो क्वेश्चन किया, तो इसी पेपर में अगर हम देखेंगे तो इसमें किसी एक जगह जो है वो लिखा हुआ है, पूछा गया है कि भाई जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है उसमें इंदौर के साथ कौन से स्टेट ने जो है वो अवार्ड जो है वो शेयर किया। ऐसा कहीं पूरा आप धीरे धीरे देखोगे तो एक्चुअल क्या होता है ना, तेजी से देखो तो क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलते। धीरे धीरे अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा पूरा जो है वो शांति से। ये जैसे यहाँ पर आप जाओ कहीं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही जो है वो पूछेगा। तो ये कि वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ जो है वो संयुक्त विजेता रहा सूरत। तो जैसे ये अभी पूछ लिया ना, सेम क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए कि आप यहाँ पर अपने को पूछ सकते हैं कि यार 2022 में तो था, पर 2000 दो अगर कहा जाए कि 2023 में जो है अगर कहा जाए क्या रहा, तो इस तरह से यहाँ पर, तो चाहे तो 2023 का भी हम अगर देखें तो हमेशा कोशिश करा करो कि पीआईबी के पेजों को ज्यादा फॉलो किया करो। जैसे मैं इसका दिखा देता हूँ। अब जैसे ये देखिए आप, है ना, क्या अब पीआईबी को फॉलो करने से फायदा क्या होता है। अब वो पहली लाइन में क्या लिखा था, सूरत इंदौर के साथ मिलकर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में शामिल। 24 राष्ट्रीय, 20 क्षेत्रीय और 54 राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा। ऑल इंडिया स्मार्ट सिटी रैंक 1 इंदौर सूरत। ठीक है, ऑल इंडिया जो है वो क्लीन सिटी रैंक 3 नवी मुंबई। अब इनमें से हमको केवल ढूंढना है हमारे राज्य का क्या आ रहा है। तो ऊपर वाली स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार का जो मेन है उसमें तो ऑल इंडिया रैंक में इंदौर है। बाकी हमको यहाँ पर अगर कहा जाए कि कुछ चीजें जो है वो नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड, ये आपको हो सकता है कि सेम क्वेश्चन इस बार आ जाए। वो है मऊ, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड है, छावनी मंडल बोलते हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम क्या है शहर तक जाके आगे बढ़ जाते हैं ना, अगर शहर ही आएगा और कुछ जो है वो अगर कहा जाए जो है वो नहीं पूछेगा। यहाँ आपको इस पूरी लिस्ट में क्या क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए, इतना तो आपको विजुअली हो रहा होगा कि क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड, एक ये याद रखना है, दूसरा ऑल इंडिया क्लीन सिटी में इंदौर सूरत जो है वो शेयर करा, ये तो अपने को जो है वो याद रखना ही है। प्लस नीचे चले जाएं तो नीचे इस लिस्ट के अंदर जो है वो और भी, तो आप अपने स्तर पर देखो। अब मैं एक एक को अगर पूरा पूरा बताऊंगा तो फिर वो बहुत लंबा हो जाए। तो जैसे अगर कहा जाए जोनल क्लीन सिटी अवार्ड है, तो किस जोन से जो है वो कौन सी सिटी जो है अगर कहा जाए रही, वो हमको जो है वो ये पता होना चाहिए। आ गया समझ में। तो इस तरह से आप यहाँ से इनको धीरे धीरे देखें। जहां जहां आपको मध्य प्रदेश शब्द, दो तो ऊपर के मैंने बता दिए, जहां जहां आपको मध्य प्रदेश शब्द लिखा दिख रहा है वो शब्द जो है वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर ले। वैसे तो आप सबने कर ही लिया होगा, मेरी जरूरत नहीं है आपको इतनी अभी, मतलब आप खुद ही अभी ज्यादा, मतलब अगर कहा जाए कि इसमें तो स्मार्ट सभी बच्चे हैं आजकल, तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, बट यहाँ पर तो फिर अगले के ऊपर आते हैं। अगला है 5 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IFMIS को किस बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के एकीकरण का को क्रियान्वयन किया, के साथ एकीकरण का क्रियान्वयन किया। तो आंसर है रिजर्व बैंक, है ना। हमने जो ई कुबेर एग्जैक्टली रिजर्व बैंक का है, पहले तो ये याद रखिए, दिख रहा होगा। सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए 5 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के साथ एकीकरण क्रियान्वित किया गया। ई को मतलब इसमें क्या होगा, हमने हमारी ट्रेजरी को लिंक कर रहा है, ठीक है, सबको जो है वो लिंक कर रखा है, इसके कारण जो है वो याद रखना है। तो आपसे पूछ ले ई कुबेर किसका है, तो अपने को पता होना चाहिए यहाँ पर।
आरबीआई द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए 100% डिजिटल जिला कार्यक्रम। डिजिटल जिला का मतलब है जहां ट्रांजेक्शन पूरा ऑनलाइन हो रहा है, उसको हम डिजिटल जिला बोलते हैं हमेशा। जहां भी पूरा हम 100% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं उसको। तो अभी नया वाला तो हमारे काम का नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछेगा। इसमें हमको 3 जिले जो है वो दिख रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इसके नीचे लिंक पर चले आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में कि आरबीआई ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र यानी उसके इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर करने के लिए 2000, एक तो यही प्रश्न हो गया कि भाई जो है अगर कहा जाए डिजिटल जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2019। इसमें हमने क्या करा है कि जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज या लेन देन है उसको डिजिटल करने की बात करी। तो 3 जिले आपको दिख रहे हैं, बैतूल, इंदौर, विदिशा स्क्रीन के ऊपर। अन्य जिलों में सतना 100% डिजिटल होने की कतार में। अब तो हो गया होगा, लेकिन वो प्रश्न तो वही पूछेगा ऊपर वाला। तो वो पूछेगा कि 2019 में शुरू किए गए उसमें इनमें से कौन सा जिला नहीं। तो इन बैतूल, इंदौर, विदिशा के साथ कोई और मध्य प्रदेश का एक आध जो जिला जो है वो शामिल कर लेगा। फिर अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने कितनी योजनाओं को मंजूरी, 3। तो ये आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति के जो युवा हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए हमने 3 योजनाएं जो शुरू करी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए हमने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, 3 योजनाएं लाए। इसको भी मैं एक लाइन में दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको जो है वो याद रखना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। तो इसके लिए भी अगर मैं जाऊं तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन के ऊपर 6 सितंबर 2022 कैबिनेट का निर्णय। 3 योजनाएं दिख रही। पहली आपको दिख रही है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा है उसने, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में उसने क्या पूछा है, उसने सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है कि कब शुरू हुई। तो 2022 में जब ये अनुसूचित जनजाति की शुरू करी तो सेम अनुसूचित जाति की भी हमने 3 योजनाएं शुरू करी थी, सेम। 3 इनकी 3 उनकी, ये याद रखना। और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई तैयारी कर रहा हो तो फर्स्ट पेपर अगर उसका कमजोर हो ना, तो हमारी ऐप के ऊपर एक बहुत हेल्दी कोर्स है, आपको पूरा पेपर ये जो आया है सब पकड़ में आ जाएगा। आप जाके देखोगे तो समझ पड़ेगा। तो पहला आपको भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना दिख रही है, 1 लाख से 50 लाख तक, ये हो गया। दूसरा अगर कहा जाए, यहाँ पर दिख रहा है भगवान, ये मतलब भगवान बिरसा मुंडा आ गई, 50 लाख तक देखेंगे। दूसरा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, 10,000 से 1 लाख रुपए तक, 18 से 55 वर्ष आयु, स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषण योजना, इसमें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिले। 3 योजनाएं ये हो गई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। सेम सरकार को लगा, देखो ऐसा है कि चुनाव के समय सबको साधना जरूरी। तो आप किसी स्पेसिफिक अगर कहा जाए क्षेत्र में योजनाओं को ला रहे हो तो दूसरे को आप कमजोर नहीं करें। तो सरकार ने क्या करा, एक तरफ जब अनुसूचित जनजाति वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजना लाई, तो अनुसूचित जाति वर्ग को भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो है वो अगर कहा जाए 3 योजनाएं लेकर आई। तो उनके लिए अगर हम नीचे चले जाएं, यहाँ थोड़ा सा नीचे चले जाएं, मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी तो आप अपने स्तर पर आपने सबने पढ़ ही लिया होगा, मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि आप कई बार जो होता है कि बच्चे सब पढ़ ही लेते हैं तो कुछ बचता ही नहीं। यहाँ मैं आपको नीचे लेके चला गया। यहाँ अब अनुसूचित जाति के लिए है ना, अनुसूचित जाति के लिए आपको दिख रहा होगा संत रविदास स्वरोजगार योजना। सेम वहां पर जो योजना थी बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, सेम इक्वलेंट योजना है, सेम के सेम, वर्ड टू वर्ड एक ही। उद्योग में 1 से 50, सेवा और व्यवसाय में 1 से 25, वहां भी यही है, 18 से 40, वहां भी यही सब कुछ। दूसरा ये पहली हो गई, यानी मतलब अगर कहा जाए, कुछ मेरा वो रुक गया 1 मिनट, हाँ। फिर दूसरे अगर कहा जाए कि इसमें जाए भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, ये आपको दिख रही होगी। इस योजना में 10,000 से 1 लाख, जैसे वहां पर बिरसा मुंडा थी, सेम यहाँ पर अगर कहा जाए। और तीसरी इसी तरह से अगर कहा जाए कि विशेष वित्त पोषण योजना, 3 योजनाएं यहाँ भी जो है वो हमने शुरू करी, 3 हमने वहां भी जो है वो शुरू करी, एक ही जैसी हैं तीनों। ठीक है, तो तीनों तीनों योजनाएं जो है वो अपने को याद रखना है, बाकी तो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, अगले के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो है, एक सेकंड। अब अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कोदो कुटकी मिलेट उत्पादन का मुख्य केंद्र है। ध्यान से, मंडला, सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी। अब ध्यान से समझना, इसने कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं पूछा,
उसमें जो है अगर कहा जाए, जो वर्ड है इकोनॉमिक सर्वे का वर्ड बना, मंडला कोदो कुटकी मिलेट के उत्पादन में मुख्य केंद्र है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 46 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उद्यम PMFME योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के रूप में पहचाने। ये पहला भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार की नहीं बात कर रहा हूं, भारत सरकार के। देखो ध्यान से समझो प्रश्न को, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं बोर्ड के ऊपर है ना, स्क्रीन पे सभी लोग, इसमें कंफ्यूज मत हो। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मध्य प्रदेश की, इसमें आपको दिख रहा है देखो, डिंडोरी, अनूपपुर, ठीक है, सिंगरौली और मंडला, ये चार कोदो कुटकी में है ना। सिंगरौली भी कोदो कुटकी लिखा है, अनूपपुर भी, डिंडोरी भी, और जो अगर कहा जाए मंडला भी। यहाँ पर अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के अलग अलग है, स्टेट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग है और भारत सरकार के जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अलग है, उनमें थोड़ा सा अगर कहा जाए यहाँ पर, तो इसके अगर हिसाब से चले तो हमको जो है अगर कहा जाए मंडला में जाना पड़ेगा, तो वो मंडला को मेन फोकस कर रहे हैं। जब इसमें नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। तो अभी हमारे सामने ये बात तो जो है वो साफ आ गई कि अगर वो पूछ रहा है, जैसे लिखा हुआ है पूछ रहा है, तो यहाँ पर या पूछेगा ये जो वर्ड है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत इनमें से किसे जो है वो चुना गया, तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये सेम क्वेश्चन जस्ट नीचे मैंने ले लिया, भारत सरकार द्वारा, ठीक है, PMFME योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई, क्योंकि माइक्रो जो है वो अगर कहा जाए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड अपग्रेडेशन स्कीम 29 जून 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय तकनीकी और व्यवसायिक सहायता देने के लिए शुरू की गई। इसमें हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट को जोड़ा गया। सिंपल सा प्रश्न आपको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। दुग्ध उत्पादन में तीसरा, ये हमको ज्यादा याद नहीं रखना, पुराने आंकड़े याद रखना, नए आंकड़े जनरली क्या होता है वो बड़े क्लैश होते हैं। तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पशुधन की आवश्यकता की वृद्धि के हिसाब से नए आंकड़े भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसका जस्ट नीचे पशुधन वाला नेक्स्ट वाला है, उस मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा ही पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जो भी है आएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश भारत में निम्नलिखित में से किस एक वाणिज्य फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन। अब ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर मैं 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में देखूं तो तीन वाणिज्य फसलें, सरसों, सोयाबीन, कपास। इसके जस्ट पहले के इकोनॉमिक सर्वे में देखूं तो दो वाणिज्य फसलें उन्होंने रखी थी। एक वाणिज्य फसल का नाम था अगर कहा जाए कपास, और दूसरे का नाम था गन्ना। अब गन्ने को हमने हटा दिया। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गन्ने को हट मतलब देखो, दोनों बातें पहले तो यहाँ चीजों को जल्दी से समझ लो तो कंफ्यूजन जो है वो ना हो। अगर हम यहाँ पर ये स्टेट वाइज अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन पे चले जाएं, ये हम चले गए, मैं दिखाता हूँ आपको पहले, एक मिनट में, ये हम चले गए मध्य प्रदेश के अंदर, कंफ्यूजन आपका जो है वो ये यहाँ। अगर हम यहाँ से ऊपर चले गए, ये देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली साल भी आया था, तो कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए मैं जो है दिखा रहा हूँ। हालांकि इसका एक मैं अगले उसके ऊपर जो है वो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यहाँ पर आपको जो है वो ये लिस्ट अब यहाँ से शुरू हुई। ये इस लिस्ट को एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वो ऊपर नीचे में पूरा जो है वो चला जा रहा है। अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से देखें, कृषि, ये, तो आप यहां पर जाएं, ये देखिए, ये है ना। अब यहां पर वाणिज्य फसल क्या दी है? कॉटन, मस्टर्ड, सोयाबीन। ठीक है, ये कब की बात है? अभी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की। अगर मैं इसी के बगल में यहां से पिछले जो अगर कहा जाए 2022 के बजट को ले लूं, और 2022 का इकोनॉमिक सर्वे ये मैंने खोल लिया है, ये 2022 वाला मतलब इसके पहले वाला 21-22 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे, अगर इस 21-22 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मैं जाऊं, इससे भी क्वेश्चन खूब आए थे, मतलब करीब 12-13 क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे। इसमें देखें तो इसमें जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो केवल दो रखी थी उन्होंने। एक गन्ना रखी थी, और दूसरा अगर कहा जाए कि कपास रखी थी। हर बार सरकार कुछ ना कुछ, क्योंकि हम इनको ही सही मान सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो आंकड़ा जारी कर रही है उसको हम छेड़खानी तो हम अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये हम खाद्यान्न फसलों की लिस्ट पर चले गए, यहाँ से ये कृषि आ गई,
अब कृषि में आपको, जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, किसी को याद होगा, ये वृद्धि पूछी थी 10.86% वाली। अभी इससे जस्ट 2 साल पुराना पीएससी का प्री का पेपर देखोगे, उसमें मिल जाएगा। इसमें अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको, जब आप, एक सेकंड पहले ले ही जाऊंगा आपको वहां तक, तो आपको समझ पड़ जाएगा। ये प्रमुख वाणिज्य फसलें, गन्ना, कपास। उस समय वाणिज्य फसलों में रखा था गन्ना और कपास, और ऑयल सीड जो थी, तिलहन फसल, उसमें रखा था सोयाबीन। हालांकि सोयाबीन हमेशा तिलहन फसल में आता, बट ये मतलब मैंने आपको बता दिया कि मतलब पिछले जो है वो अगर कहा जाए जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें क्या चीजें कहाँ रखी। बट अगर हम इस बार का अगर देखें तो इसमें वाणिज्य फसलों की लिस्ट में थोड़ा बदलाव कर दिया। कृषि कल्याण विभाग का ही जो है वो ये पेपर है, कॉटन, मस्टर्ड और सोयाबीन, इन तीन को वाणिज्य फसल बता रहा है। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है वाणिज्य फसलों के हिसाब से। सरसों का तो ये अपने को ओवरऑल तो इंडिया में अभी अपन ने देखा, आंकड़े में पहले ही जो है वो आपको बता चुका हूँ। तो वहां प्रश्न क्या पूछेगा वो भी समझना बहुत जरूरी है। ये भी वाणिज्य फसल वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आपको पीएससी में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समय कौन सा कथन असत्य है? केंद्र प्रायोजित है, 2018 की रबी सीजन के साथ शुरू हुई। इस योजना में केवल छोटे सीमांत, ठीक है, मार्जिनल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है वही पात्र हैं। ये बस गलत है, क्योंकि जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसमें केवल मार्जिनल फार्मर्स ही आ रहे थे। अब इस योजना में जो है अगर कहा जाए हर किसान आ गया। अब मार्जिनल फार्मर्स की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आप इनकम टैक्स पेयर ना हो, नहीं तो किसानी भी कर रहे हो, में इनकम टैक्स भी दे रहे हो तो नहीं आओगे, बाकी ओवरऑल सब है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी आपको इसमें जो है वो लिखा हुआ उसी को बताए, तो ये दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। ठीक है, ये योजना शुरू में केवल छोटे सीमांत किसान जिनके पास उनके लिए पात्र था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया और सभी किसानों पर लागू किया गया। ये पहला हो गया। दूसरा, इस योजना को 2018 की रबी, रबी मतलब जो अक्टूबर के समय जो फसल क्रॉप सीजन आता है, गेहूं और जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो चना, ये रबी की क्रॉप्स। उस समय पैसे की थोड़ी सी तंगी आ जाती है किसान को, क्योंकि ये जो सीजन होता है, इस सीजन के समय क्या होता है कि ऑलरेडी फेस्टिवल्स होते हैं, जस्ट लाइक दीपावली आ जाता है रबी की क्रॉप्स के समय। किसानों के पास खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बारिश के मौसम में जो है वो अगर कहा जाए कि भूमि में सुधार नहीं कर पाते, तो वो विंटर सीजन में जो अगर कहा जाए कुछ सुधार वधार के काम करते हैं। इस समय थोड़ी बहुत उसको हेल्प हो जाए, इसके लिए योजना जो है वो लाई गई। फिर अगला है मध्य प्रदेश के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए जो एक्सटर्नल डेप्ट है, कहाँ से हम पैसा ले रहे हैं। तो अलग अलग एजेंसियों से हमारे ऊपर कर्ज, हमेशा कर्ज का क्वेश्चन आता रहता है कि कर्ज कहाँ से, तो प्रश्न शायद ही पूछे, पूछ भी सकता है, पेपर सेटर है। तो एशियन विकास बैंक के यहाँ स्क्रीन लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा। टेक्निकली अगर कहा जाए, हमने जैसे यहाँ 2022-23 में 2022-23 में हमने 1,189 जो करोड़ है, यानी लगभग अगर कहा जाए 1189 करोड़, वो एशियन विकास बैंक से लिया। फिर इसी क्रम में नीचे अगर हम जाएं तो दूसरा सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट फेडरेशन, ठीक है, आईडीएफ जिसको बोलते हैं, आईडीए सॉरी, जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से लिया। आईडीए आपको मालूम है कि जो है जो है सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से उसको जाना जाता है। और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक भाग, वर्ल्ड बैंक के इस समय 5 भाग है, जिसमें से सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में, यानी बहुत कम उसमें देख सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको मालूम है, ब्रिक्स बैंक, फोर्टलीजा डिक्लेरेशन याद रखिएगा, हमारे ही प्रयासों से विश्व बैंक खड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा ना। तो फोर्टलीजा डिक्लेरेशन ब्राजील का, हमेशा कभी कोई पूछे कि किससे संबंधित था, तो ब्रिक्स बैंक कैसा खड़ा हुआ, उसको उस समय ब्रिक्स बैंक बोलते थे, अब तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और उसमें जो है अगर कहा जाए न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है, उसमें इंडिया जो है अगर कहा जाए का मतलब अगर कहा जाए बहुत शुरू से जो है वो अगर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो जो फोर्टलीजा डिक्लेरेशन था उसमें हमने उस फोर्टलीजा डिक्लेरेशन में जो है वो रोल प्ले किया। भले ही जो है अगर कहा जाए कि शंघई में इसका हेडक्वार्टर हो, लेकिन उसको खड़ा करने में हमारी जो है अगर कहा जाए भूमिका बहुत ज्यादा थी, क्योंकि केबी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा। जब न्यू डेवलपमेंट बैंक खड़ा हुआ तो कोई पूछेगा कि उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, जब ये एग्जैक्टली 2015 में लागू हो गई थी फोर्टलीजा डिक्लेरेशन की डिक्री। तो 2015 में केबी कामत, वही आईसीआईसीआई के फाउंडर, जो भी आईसीआईसीआई बैंक सुना होगा यहाँ पर,
तो ये बेसिक सी बात है, लिंक करना भी आए। बैंकिंग वित्तीय संबंध लिस्ट दी हुई है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दो ही, मतलब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से तो दो ही यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये दिख रहा है इकोनॉमिक सर्विस ही पूछेगा। हमारे पास 34 कमर्शियल बैंक है, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। दो आरआरबी हैं, सबको मालूम है 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी खड़े हुए थे। आज बढ़ते बढ़ते ढेरों हो गए। एक राज्य सहकारी बैंक है जिसको हम मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक बोलते हैं, यहाँ पर राज्य सहकारी मर्यादित बैंक। 38 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक है। 8 जो है वो लघु बैंक है और 3 भुगतान बैंक है। भुगतान बैंक का मतलब पेमेंट बैंक, ये है। इतना स्ट्रक्चर हमारे यहाँ है जो आपको जो है वो दिख रहा होगा। इनमें से कुछ भी जो है अगर कहा जाए आपसे पूछ सकता है यहाँ पर। और ये मतलब जो दो लिखे हैं यही, अगर हम यहाँ पर एक सिंपल वे में चले जाएं यहाँ पर आरबीआई, यानी यहाँ पर सिंपल ले लें बैंकिंग लिस्ट आरबीआई, हम सिंपल जाएं और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट देखें रिजर्व बैंक की, तो हमको ये पता चलता है कि यार ये आंकड़ा हमारे मध्य प्रदेश से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम अगर ये नीचे चले गए, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये कमर्शियल बैंक से शुरू हुआ, प्राइवेट पहले तो जो है प्राइवेट बैंक आ गए, लोकल एरिया बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें से हमारे पास है। पेमेंट बैंक है, ये नीचे दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक ये 12 है। फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये याद रखना। लेकिन रीजनल रूरल बैंक अगर हम देखें तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ दिख रहा है ना मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, ये दोनों मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। ठीक है, दोनों ये दिखा हुआ मध्य प्रदेश जो है वो मध्यांचल ग्रामीण बैंक। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो आरआरबी होते हैं उसमें 3 लोग पार्टनर होते हैं, एक वाणिज्य बैंक, ठीक है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। 3 हिस्सेदार होते हैं उसके अंदर, है ना, मतलब क्षेत्र। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये। और फॉरेन बैंक्स तो सबसे ज्यादा हमारे, आपको दिख रहा हो 44 ये। तो ये आप चाहो तो यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हो कभी आपको देखना हो। बट हमारे चूंकि अभी हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमको ये समझ पड़ा कि हाँ, तो हमें दिख रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में 50% बैंकिंग नेटवर्क का गठन है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक 50% रख रहे हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर के 17%, आरआरबी का कंट्रीब्यूशन 16%, कोऑपरेटिव का 11% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है अगर कहा जाए 5% है। यानी सीधी सी बात है, हम कोऑपरेटिव बैंक बना रखे हैं हमने 38, लेकिन आरआरबी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो हमको आरआरबी पे और काम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऊपर जो है वो और काम करना चाहिए, उसका बेनिफिट हमको जो है वो मिल सकता है। फिर अगले पर आते हैं, यहाँ पर अगर कहा जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें मैंने क्या करा, सीधे कुछ इकोनॉमिक सर्वे से पॉइंट टू पॉइंट लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, बिल्कुल यही एमएसएमई देख रहा है यहाँ पर डिपार्टमेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रारंभ की गई 2022 में, ये भी बिल्कुल सही है। 6 सितंबर 2022 को अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार के लिए जो है वो कैबिनेट ने 3 योजनाओं को मंजूरी दी। स्वरोजगार मतलब कि कैसे ना कैसे करके व्यवसाय वगैरह शुरू करें, ये भी सही है। ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि नबार्ड के द्वारा जो है वो अगर कहा जाए 1982 में जो है वो प्रारंभ की गई, ये गलत। एक्चुअल आपको मालूम होगा शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब नबार्ड का गठन हुआ 1982 में, तो उसके बाद से नबार्ड एक बैंकर्स बैंक की तरह काम करने लगा। रूरल क्षेत्र में दो काम करता है बैंक, रूरल डेवलपमेंट भी करता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी करता है। तो नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो एग्रीकल्चर को भी देख रहा है, रूरल डेवलपमेंट को भी देख। तो अगर यहाँ पर देखें कि ग्रामीण अधोसंरचना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यहाँ बकायदा लिखा है कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास फंड एक नीतिगत पहल के तहत वर्ष 1995 में जो है अगर कहा जाए नबार्ड द्वारा शुरू किया गया। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसीलिए वो वाला हमने गलत कर दिया, तो आपको समझ पड़ गया कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगला जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 2022-23 में मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ये मैंने अभी बता दिया। सकल में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 36.32% रहा। ठीक है, दूसरा 2011-12 की तुलना में पशुधन 2.96 बढ़कर 5.93 हो गया। ये मैंने एक साथ इसलिए ले ली क्योंकि मैं छोटे छोटे कितने क्वेश्चंस को बनाता,
तो मैंने मल्टीपल बना दी। मैं तो मेरी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन बनाता, तो बच्चे कहते हैं कि सर नंबर बहुत कम आते, तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे टेस्ट में नंबर कम आए चल जाएगा, एग्जाम हॉल में नंबर कम से कम ज्यादा आना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन की शुरुआत हुई। और 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो ये बस हमारा गलत हो गया, इसको अपन क्रॉस चेक करें तो ये दिख रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 से राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य जैविक, परंपरागत का मतलब है भाई देखो, आज हम जो है अगर कहा जाए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने बजट जीरो कर, किसी जमाने में हम जो फसलें जो है अगर कहा जाए बुआ करते थे या लगाया करते थे, उनमें हम फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते थे, हम प्रकृति के साथ जो है वो उनको बढ़ाते थे, ये सब परंपरागत कृषि जो है वो होती थी। तो उसके लिए जो है वो अगर कहा जाए कि भाई हम जैविक कृषि को प्रमोट करें, पुराने जो अगर कहा जाए जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका उपयोग करें, इसके लिए ये योजना शुरू करी। जैसे कल ही मैंने एक जो है वो टेलीग्राम पर बच्चों को मैसेज करा था, उतेरा पद्धति गौंड और बैगा जनजाति करती है मध्य प्रदेश के अंदर। वो लोग क्या करते हैं, धान का जो खेत होता है, तो धान की जब फसल खड़ी हो जाती है तो उसमें अलसी के बीज डाल देते, तो अलसी, धान की नमी से वो अलसी उग जाती, अब फसल कटने के बाद वो अलसी जो है वो उनको काम आ जाती, तो एक से दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेहनत ही नहीं लग रही। उसको बोलते हैं उतेरा पद्धति। तो अभी जैसे ये उतेरा पद्धति जो मैंने बताई, ये एग्जैक्टली क्या कर रही है, एक प्रकार से अगर टेक्निकली देखा जाए तो आपकी परंपरागत कृषि और प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य जो है वो बता रही। सेम जो है अगर कहा जाए इस पूरी व्यवस्था के लिए जो है अगर कहा जाए इस योजना को जो है वो शुरू किया गया था, ये हम जो है वो मान। तो आपको दिख रहा है परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 से चल रही है। क्या जो है वो आएगा आपको खुद ही समझ पड़ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब फसलों के प्रोडक्शन में एक साथ एक ही क्वेश्चन ले लो। मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन लाल मिर्च का होता है, यही गलत है। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले तो समझो, सब्जियों में प्याज, फलों में संतरा और औषधि फसलों में इसबगोल। पहले तो मैं इकोनॉमिक सर्वे से ही दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पर आप स्क्रीन पे चले गए, यहाँ पर देखो ये पूरे ही दिखा दे रहा हूँ। दालों में हमको दिख रहा है सबसे ज्यादा हम उत्पादन किसका कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं हम चने की दाल का, सबसे ज्यादा, ये आपको दिख रहा है। दूसरे नंबर पे उड़द। ठीक है। अनाज में तो आपको ये याद ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि अनाज में सबसे ज्यादा गेहूं, फिर उसके बाद अगर कहा जाए धान, और उसके बाद फिर जो है वो मक्का। लेकिन इनमें अगर हम नीचे चले जाए, जैसे यहाँ पर वाणिज्य फसलों का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, हम उद्यानिकी फसलों के ऊपर चले। ये उद्यानिकी फसलें आ गई। उद्यानिकी फसलों में जो है अगर कहा जाए, ये ध्यान रखिएगा सब कुछ शामिल होगा, क्या क्या है ना, वृक्षारोपण सामग्री, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग, ये सब फॉरेस्ट वालों को भी आ सकता है। तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा हम गार्लिक, ठीक है, गार्लिक का मतलब ये लहसुन, सबसे ज्यादा हम जो है अगर कहा जाए लहसुन लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम जिंजर लगा रहे हैं, अदरक। अब गार्लिक जैसे आपको मालूम है रतलाम मध्य प्रदेश का अपने लहसुन के लिए फेमस है, जीआई टैग में भी आ गया अभी। तो कभी आप पढ़ेंगे तो रतलाम का लहसुन तो फेमस है ही पूरे देश में। इसी क्रम में हमको दिख रहा है कि तीसरे नंबर पे रेड चिली है। कभी खरगोन चले जाइए तो बेड़िया नाम की मंडी पड़ती है, विश्व प्रसिद्ध है। मतलब आप देख लोगे तो घबरा जाओगे, इतनी मिर्ची का उत्पादन होता है। इसीलिए मिर्च महोत्सव वगैरह जो है वो निमाड़ की जो है वो पहचान बन गई। और जो मसाला जो है वो क्षेत्र विस्तार योजना है, वो खरगोन जैसे जिलों में बहुत ज्यादा चल रही है, उधर के जिलों में। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश मसाला क्षेत्र, यहाँ पर एक सिंपल वर्ड की वर्ड टाइप कर लो यहाँ पर, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, क्योंकि सरकार चाह रही है कि आप मसालों का प्रोडक्शन, तो ये मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंदर जो जिले हैं, उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट खरगोन के है, इन जिलों में क्यों हो रही है, उसका कारण ही है कि भाई यहाँ पर जो है वो मसालों की तो खेती ज्यादा हो रही। तो आपको दिख रहा है कि बकायदा जो है वो योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत मिर्च फसल लगाने के लिए सरकार 50%, खाली इसके लिए नहीं और भी मसाले हैं। खरगोन में मिर्च क्यों है, क्योंकि खरगोन तो आपको मालूम है मिर्च के लिए फेमस है, तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि क्यों जो है वो यहाँ पर आई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम लिख के, ये 2011 में शुरू हुई थी मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही। उद्देश्य ये था कि परंपरागत कृषि में मसालों को भी लगाने के लिए किसान थोड़ा सा जो है वो आगे है, उसको जो है वो बढ़े।
इसमें सरकार 50% तक इसमें जो है वो अनुदान भी जो है वो देती है। तो इस तरह से यहाँ अगर हम समझें तो हमको इस आंकड़े से क्या समझ पड़ा कि आज मध्य प्रदेश में मसालों में सबसे ज्यादा गार्लिक हो रहा है। ठीक है, ये एक अपने को याद रखना है। फिर सब्जियों की बात करें, नीचे आपको दिख रहा होगा, टॉप टू तो याद रखना। सब्जियों में सबसे ज्यादा जो है वो प्याज, फिर जो है वो आलू, फिर टमाटर। प्याज आलू टमाटर सब्जी बनाते ही हैं तो मालूम ही होगा कैसे बनाते हैं। तो मैं एक बार पढ़ा रहा था क्लास में, अभी ऑनलाइन बैच में, एक स्टूडेंट ने बड़ा कंसेप्चुअल आंसर किया कि सर सब मेरे से पहले हम सब्जी बनाते तो प्याज ही डालते। तो मैंने कहा "हाँ यार, तो प्याज सबसे ज्यादा"। मैंने कहा बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरह से हम आए। इनको आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ना, संतरा सबसे ज्यादा अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है वो नीचे, अगर हम फलों की बात करें, ये हम चले गए फलों में, तो फलों में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए कि ऑरेंज है, फिर बनाना है, फिर मैंगो है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, या जो मेडिकल जो है अगर कहा जाए क्रॉप्स हैं, उसमें ये सब गोल कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है ना, उसमें खाते हैं ये सब गोल मिल, बाजार में किसी मेडिकल वाले के यहाँ देखोगे तो मिल जाएगा रखा हुआ। ये आपसे लिंक करके जो है वो पूछ सकता है। इसलिए मैंने इनको चारों को लिंक कर दिया कि यार अगर कोई पूछना चाहे तो क्या आंसर जो है वो होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सौदा पत्र घर से जाके खरीदेंगे हम उनसे। कोई टेंशन नहीं, मत आओ मंडी, सीधे लेंगे, सौदा कर लेंगे और बेचेंगे। कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 2021 में ये लगी इसकी हिस्ट्री का, कि अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन जो है वो बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल की शुरुआत करी, जो पंजीकृत मंडी व्यवसायियों को एमएसपी पर किसानों की घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देता। रजिस्टर्ड कोई व्यापारी है वो घर से खरीद सकता है इस ऐप के थ्रू, बकायदा एक पूरी प्रक्रिया के तहत है। तो ये अपने को एक नॉर्मली इतना पता होना चाहिए। फिर देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब है अनाज में किसी दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट को मिला दे। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कम से कम एक चीज तो तुम फोर्टिफाइड ले रहे हो, और उसका नाम है नमक, क्योंकि वो आयोडीन युक्त नमक है। जहां तक कि अगर आप सांची का दूध का पैकेट लेते हो वो भी फोर्टिफाइड है, आज आप देखिएगा उसमें भी आयरन है, विटामिन डी है, विटामिन है, ये सब फोर्टिफाइड किया जाता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए, तो हम फोर्टिफाइड करके उसको चीजें देते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो चैलेंज है वो एनीमिया का ही, सबसे ज्यादा चैलेंज एनीमिया का ही होता है। उस एनीमिया के चैलेंज को कैसे दूर करें? तो चावल को फोर्टिफाइड कर दें। जो सरकारी चावल मिलेगा आपको पीडीएस के थ्रू, अगर उसमें पहले से ही आयरन मिला हो तो आयरन की कमी दूर हो जाएगी महिलाओं में। ठीक है, जैसे जच्चा बच्चा दोनों शुरू जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये यहाँ पर, तो देश में एनीमिया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2019-20 में से शुरू होने वाले 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण पर केंद्रीय प्रायोजित पायलट परियोजना को मंजूरी दी, जिसका कुल बजट जो है अगर कहा जाए इतना इतना है। ये आपको याद रखना। ठीक है, मतलब ये तो आप कर ही लोगे इसमें यहाँ पर। फूड फोर्टिफिकेशन आप समझ ही गए हो। जनरली विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन, ठीक है, और आयरन, इनको फोर्टिफाइड ज्यादा किया जाता है, फोर्टिफिकेशन कहता है। फिर अगला आता है नील क्रांति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर द फॉलोइंग ईयर वाज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च इन द प्लेस ऑफ द नील क्रांति योजना 2020-21? नीचे स्क्रीन पे देखो, ये लिखा। कैसे न कैसे करके फिशरिंग को बढ़ाना है। अब तो किसान क्रेडिट कार्ड भी आ गया उस अंदर जो है वो यहाँ पर। तो स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है कि 2020-21 में नील क्रांति योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नील क्रांति योजना के हितग्राही मूलक बिंदुओं को बनाए गए, बाकी तो हमारे काम का। लेकिन हाँ, कब से जो है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, तो वहां पर अपने को दिख रहा है कि हाँ कैसे काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, कब तक प्रभावी रहेगा? तो 2026 तक। तो ये बकायदा लिखा हुआ है, ये मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 60% केंद्र और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। ये पहला हो गया। मतलब क्या क्या जो है अगर कहा जाए प्रश्न आएंगे। योजना 2026 तक प्रभावी रहेगी। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो पहले तो हम यहाँ पर सिंपल पर जाएं।
ये पूरा टाइप ही हो गया इतना सारा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज कार्यक्रम। रा- ये हम यहाँ से चले गए। रा- अब हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर चले गए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, ठीक है, भारत सरकार पंचायती राज के अंतर्गत आएगा। पहली लाइन में ही हमारा आंसर लिखा, केंद्र द्वारा प्रायोजित, प्रायोजित केंद्र द्वारा है, स्टेट और केंद्र का 60-40 रेशियो है, कंफ्यूज मत हो जाना। केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना 13 अप्रैल 2022 को, यानी इसको हमने घोषित किया, लेकिन कब से लागू हो जाएगी? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026, 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह समाप्त तक कार्यान्वयन के लिए जो है वो मंजूरी दी गई। और संशोधित विकास फोकस पंचायती राज स्थानीय स्वशासन इन सबको बढ़ावा देने, खुद स्क्रीन रोक कर पढ़ सकते हो। नॉर्मल स्टेट की हम बात करें तो 64 थी, स्पेशल स्टेट्स की बात करें तो 90-10, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में 100%। ऐसे भी स्पेशल स्टेट के लिए ज्यादातर राज्य लड़ते रहते हैं। अभी जो नए हमारे पार्टनर हैं एनडीए के, आंध्रा और बिहार, वो भी कह रहे हैं भैया स्पेशल स्टेटस दे दो हमको स्टेट का। तो 90% फंड ग्रांट में चला जाता है ना, अनुदान में चला जाता है, फायदा मिल जाता है राज्य को। हालांकि पहाड़ी राज्यों को देना चाहिए, गाडगिल फार्मूले पे होता है ये सब कुछ, पर ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर जो है वो याद रखना है। दूसरा नीचे दिख रहा होगा एक और जो है इसके अंदर इससे है, सबका विकास जन अभियान, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित है, ये भी इसी के अंदर काम करना है। कब से चल रहा है ये आप यहाँ से पढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ये भी आपको पूछ सकता है। फिर अगला, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु बनाई गई नीतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2020-21 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप 2023 जारी किया गया, बिल्कुल सही। स्टार्टअप नीति 2022 बनाई गई, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 बनाई गई, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश एमएसएमई नीति 2022 बनाई गई, गलत, क्योंकि मध्य प्रदेश एमएसएमई नीति बनाई गई थी 2021 में। तो अगर इसके लिए मुझे यहाँ आपको इसी इकोनॉमिक सर्वे पे नीचे ले जाना पड़ेगा, सीधे ले जा रहा हूँ आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा, बस एक सेकेंड। अब हम यहाँ चले गए, इसी से 3-4 क्वेश्चन अभी सीधे सीधे आए। पहला है जो नीचे लिखा, जो मैंने प्रश्न बनाया वो मैं बता दूं, स्क्रीन पे आपको थोड़ा इतना विजुअल हो रहा होगा यहाँ। अब लिखा है कि 2020-21 में जारी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 पर कार्य किया जा रहा है, पहला लाइन हो गया, कब से। दूसरा, आप नीचे चले आए तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति आपको दिख रही होगी सामने, 2022। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब शुरू हुई? 2022। नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति कब शुरू हुई? 2022। एथेनॉल जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना कब शुरू हुई? 2021। औद्योगिक संवर्धन इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी इंग्लिश में कब शुरू हुई? 2021। एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी कब हुई? 2021। ये सब याद रखना कब से शुरू हुई, हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं। ये योजनाएं हम जो है वो लेकर आए। इनमें से एक एक को अगर थोड़ा थोड़ा सा देखें, जैसे एथेनॉल जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना 2021, ऐसे भी आपको मालूम है 2025 तक E20 फ्यूल पे हम काम कर रहे हैं। यानी जो फ्यूल मार्केट में मिलेगा उसमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएगा, यानी 80-20 का रेशियो होगा, इसीलिए इसका नाम है E20 फ्यूल। एथेनॉल 20 ब्लेंडेड फ्यूल है। अभी BS6 फेस लिफ्ट के जो सेकंड BS6 फेज 2 के जो इंजन आ रहे हैं वाहनों में, वो सब इस E20 फ्यूल के हिसाब से कंफर्टेबल, उनको इसी तरह से जो है डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार अभी काम कर ही रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शासन ने के द्वारा 2022 में पेट्रोल के साथ फ्यूल अपग्रेड एथेनॉल को 10%, 2025 में 20%, इसको बोलते हैं E20 फ्यूल। जैसे यहाँ पर आप टाइप करोगे E20 फ्यूल, ये, तो ये E20 फ्यूल है सरकार का, फिक्स ही है, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये जैसे अगस्त 2023 का है, दिख रहा है कि E20 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिक्स 20% एथेनॉल, 80% जो है वो अगर कहा जाए मोटर गैसोलीन। आपको मालूम होना चाहिए पेट्रोल कोई वर्ड नहीं है, टेक्निकली पेट्रोलियम है। हम जिसको पेट्रोल बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको गैसोलीन बोलते हैं। इसीलिए कभी आप ध्यान से देखिएगा, जितनी फॉरेन की गाड़ियां यहाँ दौड़ती हैं, अगर वो पेट्रोल से चलती हैं तो उनके पीछे जी लिखा रहता है, जी, यानी ये गैसोलीन आधारित इंजन है। यहाँ पर डी मतलब डीजल आधारित, गैसोलीन आधारित जो अगर कहा जाए इंजन।
तो ये सरकार लेकर आई, आपको दिख रहा होगा कि बकायदा जो है वो इसको कैसे 2020 से 25 तक कैसे, और 2025 में कैसे हम जो है वो 20% तक लेके आएंगे, उसका भी टारगेट है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो उद्योग संवर्धन नीति, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी कब लाए? 2021 में लेकर आए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ऐसे ये क्वेश्चंस आपको जो है वो नीचे लिख सकता है, या इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो बना कर पूछ सकता है। अब क्या पूछेगा वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है, कैसे जो है अगर कहा जाए यहाँ पर, जैसे इन्वेस्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि अभी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो इन्वेस्ट है, तो इंटीग्रेटेड न्यू वेंचर एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्ट जो है अगर कहा जाए, इन्वेस्ट का फुल फॉर्म है। अब पता चले वहाँ इन्वेस्ट आ गया, दिमाग खराब हो गया, क्या साला पूछ लिया, इन्वेस्ट का फुल फॉर्म क्या बताऊं मैं। तो कई बार अगर हम इनको इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है एग्जाम में। और मुझे लगता है कि शायद आपको काफी, एग्जाम में कितना आएगा गॉड नोज, पर आपको कॉन्फिडेंस जरूर इससे जो है वो मिलेगा। तो ये हमको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अरे यार, एक सेकंड, मेरा क्या माउस थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मैंने कहा ना, एक लेक्चर और मैं लूंगा, उसमें भी चीजें जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ आपको जो है वो बकायदा अ, हम जैसे ये इस पर चले गए। तो चूंकि हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर दिख रहा है, तो मतलब सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का ही दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है वो अगर कहा जाए बिजली है, निर्माण है, ये तो आप यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये आसानी से कर सकते हैं। ये आप भी कर सकते हो। तो एमएसएमई विकास नीति 2021 है, ये आपको शायद पता चल गई होगी, ये मैंने स्टिकर लगाया भी रखा है, पढ़ के ही मैंने इसलिए सुना दिया। दूसरा है मध्य प्रदेश के औद्योगिक अधोसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा राज्य के विकास केंद्रों के रूप में 5 जगह से हम इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करने लगे। मतलब अगर कहा जाए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास, पहले जो है अगर कहा जाए 7 जगह से चलता था, अब 5 से चलता है। यानी 5, कभी कोई जो है अगर कहा जाए, मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पर देख, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास केंद्र, ये हम चले गए। एक क्या है मेरा, वो हो गया ना, इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत। अब मैं आपको यहाँ ले गया स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड देखिए इस पे। थोड़ा सा धीरे खोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो खुलेगा उतनी देर में, दूसरा भी पढ़ा दूंगा उतनी देर में। एक सेकंड, बाकी बंद कर दूं मैं। ये पूरा खुल जाए बस, एक सेकंड ना, जब मतलब पूरा खुलेगा तो फिर मैं जो है वो आपको दिखाऊंगा। क्या है, इसकी रफ्तार बहुत धीमे धीमे है एक्चुअल खुलने की। चलो अभी ये पूरा खुल जाने दो, जैसे ही पूरा खुल जाएगा नीचे तो फिर मैं आपको एक बार उसमें दिखा दूंगा। पहले तो मैं क्वेश्चन करा दूं उतनी देर में, टाइम अपना खराब ना। विकास के रूप में किया जा रहा है, सही है। इंदौर में एक सरकारी और 3 निजी ITSC जेट हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे भी मालूम है मध्य प्रदेश का पहला ऐसी जेट जो था, वो इंदौर का क्रिस्टल आईटी पार्क था। उसके बाद वहाँ इंफोसिस ने, इम्पेडस ने, और जो है वो TCS ने, इनने अपने आईटी पार्क जो है वो बना लिए 3। धार में एक परिधान पार्क विकसित किया जा रहा है, ये गलत है, ये इंदौर में किया जा रहा है। हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंदौर में ज्वेलरी पार्क जो है वो अब विकसित किया जा रहा है, ये जो है वो सही है। अब अपन पहले तो देखें धार वाला क्यों गलत है, और यहाँ पर, तो इसके लिए अपन इसी इकोनॉमिक सर्वे पे थोड़ा सा नीचे चले गए, है ना। बस अब आपको यहाँ से ध्यान से समझना, पूरा काम का है, एक एक लाइन काम। पहला है कि मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि शासन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा को राज्य के विकास केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है। मैं दिखा दूंगा अभी, वो वेबसाइट खुलेगी तो। दूसरा 6 फूड पार्क, इसमें से मेगा फूड पार्क स्कीम में 2 हैं, एक देवास में है, एक खरगोन में। यहाँ पर 8 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर, 3 ड्राइव जो है अगर कहा जाए पार्क, एक स्टोन पार्क, पीथमपुर में ग्रीन फील्ड SEZ,
जहां पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहां अगर हम नए तरीके से किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसके लिए ग्रीन फील्ड वर्ड आता है। 4 ITSEZ इंदौर में, एक सरकारी, एक क्रिस्टल आईटी, और 3 मैंने अभी बताया, इन्फोसिस, TCS और इम्पेटस, इनसे चल रहे हैं। इंदौर में एक परिधान पार्क, जो अभी गलत हुआ। इंदौर, देखो धार में PM मित्र योजना के तहत हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, PM मित्र योजना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री धार में, बट परिधान पार्क इंदौर में। ठीक है, छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय SEZ, राज्य में हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रत्न ज्वेलरी पार्क जो है वो इंदौर में जो है वो बनाया जा रहा है। अभी पता चले नहीं तो पन्ना छतरपुर लगाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट डली है, इस लिस्ट में हमको ये समझ पड़ रहा है कि यार कहाँ कहाँ हम काम कर रहे हैं। तो अब धार में क्या हो रहा है, फिर धार वाला जो गलत है उसको अपन जो है अगर कहा जाए मतलब देखें यहाँ, तो उसके लिए अपन जाएं PM मित्र पार्क योजना लिस्ट। तो आपको ये एक सेकंड, मुझे माउस के लिए वो लाना पड़ेगा, एक मिनट। मैं यहाँ चला गया। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर ये 2023 है ना। पहला तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसमें 7 राज्य चुने गए PM मित्र योजना में: गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इन 7 राज्यों में मध्य प्रदेश में जो है अगर कहा जाए, धार को चुना गया। मतलब यहाँ पर PM मित्र पार्क के तहत पूरा जो है वो डेवलपमेंट होगा। ये आप याद रखिएगा। कभी जैसे वो प्राणपुर में अभी हम देख रहे हैं ना कि एक भारत सरकार ने मतलब जो क्राफ्ट विलेज डेवलप कर रही है पर्यटन के साथ, तो उसमें हमने जो है अगर कहा जाए प्राणपुर में जैसे करके आए, सेम यहाँ पर अगर कहा जाए प्राणपुर में क्राफ्ट विलेज डेवलप किया ना, ये अशोकनगर चंदेरी के पास यहाँ पर, ऐसे ही अगर कहा जाए PM मित्र पार्क योजना आपको दिख रही है, पूरा फुल फॉर्म भी है, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। इसको पूरा पढ़ लें तो PM मित्र शब्द जो है वो उच्चारित होता है। और उस योजना के तहत जिन 7 राज्यों को चुना गया है, तो यहाँ पर आपको अपने राज्य में केवल ये धार शब्द का उपयोग करना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये जैसे यहाँ पर आपको BS20 का MOI मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग PM मित्र पार्क धार ऑन 21 मई 2023, ये बकायदा दिख रहा है कि इसको साइन किया हमने और धार में, तो इसीलिए मैंने वो लिंक किया। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो आपको मालूम है पीथमपुर इंदौर का जो है वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, तो उसके आसपास से हम क्या कर सकते हैं, आप जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये वाला तो जो है वो मैंने इसीलिए जो है वो लिंक करके आपको इससे जो है वो समझा दिया कि क्या क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र एवं जिलों के संबंध में: लमतारा, कटनी, प्रतापपुरा, निवाड़ी, सिद्धगांव, सागर, जग्गाखेड़ी, रतलाम। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा। इसके लिए हम जाएं तो यहाँ नीचे एक लिस्ट डाली है, इनको आप कॉपी में लिख के रख लें। यहाँ पर लिख के रख लें, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। भाई जिनके नाम सीधे सीधे उनको तो छोड़ ही दें। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बानमोर जिला में, ठीक है, बानमोर, मुरैना, प्रतापपुरा, निवाड़ी, ठीक है, खेरीताई गांव, बोरगांव, छिंदवाड़ा, लमतारा, कटनी, फूड पार्क बाबई, बाबई को आप माखन नगर बोलते हैं, होशंगाबाद को नरदापुरम बोलते हैं। ठीक है, बाबई। और औद्योगिक क्षेत्रों में जग्गाखेड़ी, मंदसौर, ठीक है, SEZ फेज 2 में इंदौर, ये तो छोड़ दो, निमरानी, खरगोन, ये निमरानी के पास ही वो मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत फूड पार्क लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर, मक्सी, साजापुर, सिद्धगांव, सागर, नौगांव, बीना, सागर, मनेरी, मंडला। ये औद्योगिक केंद्र हम विकसित कर रहे हैं, और भी हैं, पर अभी चूंकि मैं इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ पड़ गया कि जग्गा खेड़ी मतलब यहाँ पर कि क्या लिंक होगा। तो प्रश्न गलत, जैसे जग्गा खेड़ी मंदसौर में दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न वो इसी तरह से आपको हो सकता है कि सेम ही पूछ ले। फिर अगले के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश में 4 निवेश गलियारों में किसे शामिल नहीं किया गया: भोपाल इंदौर, भोपाल बीना, भोपाल उज्जैन। देखो हम इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बना रहे हैं, कैसे निवेश हम प्रमोट करेंगे, तो निवेश को प्रमोट करने के लिए क्या तरीका हमारा होना चाहिए। तो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर है, जिसमें भोपाल उज्जैन नहीं। अगर आप यहाँ जाएं तो ये इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर आपको दिख रहा है। पहला आपको दिख रहा है यहाँ, ये जैसे दिख रहा है ना, देखो
राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे, इसको ही अटल एक्सप्रेस वे बोलते हैं। नर्मदा एक्सप्रेस, देखो ऑलरेडी हम एक्सप्रेस वे तो बना ही रहे हैं। अभी पिछले बजट में आपको याद होगा, यहाँ हम जैसे इसी बजट के अंदर जाएं, ये पिछले बजट में देखें तो हमने 3 एक्सप्रेस वे की बात इसमें भी करी, ये दिख रहा होगा। पहला आपको यहाँ पर दिख रहा विंध्य एक्सप्रेस वे, जो भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगी। बेहतर रोड कनेक्टिविटी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। अटल प्रगति पथ, जिसको चंबल एक्सप्रेस बोलते हैं, ये दिख रहा है चंबल नदी के समानांतर, एक तरफ राजस्थान को लिंक करेगा, दूसरी तरफ जो है वो अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश को। नर्मदा प्रगति पथ इधर छत्तीसगढ़ को कनेक्ट कर देगा, अनूपपुर को सीधे गुजरात तक जो है ले जाके। ऐसे 3 जो है अगर कहा जाए एक्सप्रेस वे का निर्माण तो हम करेंगे। जैसे यहाँ लिखा सेम, यहाँ पर अगर कहा जाए कि इसमें अगर हम जाएं तो बता रहा है कि ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं। राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा है, यानी जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसमें हम मेन पे आ रहे हैं। उसके तहत अगर कहा जाए कि हम कहाँ कहाँ इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो 2 तरह से कॉरिडोर बना रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल के लिए आपको दिख रहा है पीतमपुर धार महू पहला, रतलाम नागदा दूसरा, शाजापुर देवास तीसरा, नीमच नया गांव चौथा। ये क्या है, औद्योगिक गलियारे हैं जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर आएंगे, यानी उसके हिस्से में जो है वो ये आएंगे। ये अपने को याद रखना। चौथा आपको दिख रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, हम निवेश को बढ़ाने के लिए कौन सी जगह जहां पर औद्योगिक इकाइयां जाए। भोपाल इंदौर एक हो गया, भोपाल बीना दूसरा हो गया, स्क्रीन पे दिख ही रहा है यहाँ पर आप देखो ये। जबलपुर कटनी सतना सिंगरौली पूरा एक हो गया, मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना पूरा एक हो गया। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। एक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक है जो अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, मैं गलती से इसको इंडस्ट्रियल भूल गया, इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर। तो ये याद रखना। 4 प्रमुख जो है अगर कहा जाए, भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर में हवाई जहाज का परिचालन हो रहा है। इसमें आपको मालूम है, अभी इसमें हम और आगे, जैसे रीवा, अब रीवा का एयरपोर्ट लगभग बन के तैयार हो गया। ग्वालियर आप चले जाओ, नया टर्मिनल डेवलप कर लिया। ठीक है। ये भोपाल में हवाई अड्डे पर एयर कार्गो टर्मिनल जनवरी 2023 में जो है वो, तो यही पूछ लेगा कि भाई कब से जो है अगर कहा जाए एयर कार्गो टर्मिनल काम कर रहा है। 20 बड़े जंक्शन है हमारे पास। ठीक है, 20 बड़े जंक्शन है आपको दिख रहा है, भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर इटारसी रतलाम बीना कटनी, ऐसे मिलाकर 20 बड़े जंक्शन। जंक्शन वो जगह होती है जहां से कम से कम 2 रूट निकलते हैं। जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, हबीबगंज जंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हबीबगंज से एक ही रूट है, बट भोपाल जंक्शन है। भोपाल से एक रास्ता दिल्ली की ओर चला जाता है, एक इंदौर की ओर चला जाता है। तो वो जंक्शन है, जंक्शन मतलब ज्वाइंट। तो हमारे पास 20 रेलवे जंक्शन, एक रेलवे जोन है हमारे पास वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, 3 रेलवे जोन के डिविजनल हेडक्वार्टर हमारे पास है। ठीक है, भोपाल रतलाम जबलपुर। आप सोचिए, मतलब हम जो है अगर कहा जाए कि ठीक ठाक स्थिति पर है, बस हमको थोड़ा सा काम करना है इन चीजों के ऊपर। तो ये एक प्रश्न जो है वो आपको मेरे हिसाब से ये वाला जितना मैंने अभी बताया, इनमें से अगर आपने लिख लिए तो आपको समझ पड़ जाएगा कि क्या क्वेश्चन जो है वो पंच होगा, कैसा क्वेश्चन को वो जो है वो पूछेगा। फिर अगले के ऊपर आते हैं। अगला है पर्यटन को मध्य प्रदेश की संस्कृति परंपरा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश होम स्टे योजना कब शुरू की गई। तो होम स्टे योजना 2019 में दिख रहा होगा। होम स्टे का मतलब है भाई हम अपने ग्रामीण संस्कृति से परिचित हों, उनके रहन सहन खान पान से हम परिचित हों, उनके प्रकृति के प्रेम से परिचित हों। इसलिए क्या करते हैं, टूरिस्ट किसी ग्रामीण व्यक्ति के यहाँ आके रुकते हैं, 1-2 दिन पूरा वहाँ विजिट करते हैं, इसको बोलते हैं होम स्टे योजना। उसमें भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया किसी भी गाँव में चले गए और कहने लगे भाई हमको तुम्हारे यहाँ 2 दिन रुकना है, ऐसा नहीं। तो मध्य प्रदेश होम स्टे स्थापना योजना 2019 आई। इसका प्रश्न ये बनेगा कि क्यों लाई गई। तो पर्यटन को प्रदेश की संस्कृति से जोड़ना, परंपरा और भोजन के अनुभव को जोड़ना, स्वच्छता वातावरण में ठहरने की सुविधा देना, ठीक है, और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसके लिंक हो गए। यहाँ पर अगर कहा जाए ये मतलब आपको जो है वो पूछा जा सकता है, इसमें मतलब कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, वो उसके ऊपर है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा वहां पर। फिर अगले के ऊपर आते हैं, मध्य प्रदेश नवीनीकरणीय नीति, ये 2022 है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कई बार क्या होता है टाइपिंग की थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक हो जाती है, 1 सेकंड कई बार हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसको ऐसे। ठीक है, तो 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% ग्रीन शहर, बिल्कुल सही है। सांची 100% ग्रीन शहर है।
भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सांची। पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है अगर कहा जाए मोढेरा है। मालूम होगा क्योंकि मोढेरा में सन टेम्पल है। ठीक है। चालुक्य राजाओं का जो है वो सोलंकी चालुक्य भीम, राजा भीम फर्स्ट के समय का। 2030 तक 50,000 अधिक नौकरियां पैदा करना, ये भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है। 2027 तक जो है वो ऊर्जा मिश्रण में 30% जो है अगर कहा जाए नवीनीकरणीय ऊर्जा का अंश। और 2030 तक भारत के बाहर बिजली निर्यात करने में 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय परियोजनाओं को लाना। ये जो है अगर कहा जाए गलत है। इसको अगर अपन समझने की कोशिश करें तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं। पहले तो इसको एक सेकेंड, यहाँ पर हम चले जाएं। तो हम ये इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर चले गए यहाँ से। तो ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। एक मिनट, ये सब मैं हटा दूं जरा। एक मिनट रुकिएगा ना, ये डिलीट कर दूं। हाँ। उद्यम क्रांति पहले तो देखिए ये सब जो है वो इनके व्याख्याएं लिखी। तो ये तो अभी हमारे लिए काम की नहीं, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका था, शुरू जब करी थी यहाँ पर, कि कैसे जो है वो हम करेंगे। बाकी जो बचा हुआ वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन वाला भी मैंने बता दिया था आपको। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं यहाँ पर, ये हम यहाँ से पहुंच गए नीचे, ये नीतिगत पहलू में। तो ये आपको नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। वर्ष 2027 तक 50,000 करोड़ रुपए के नवीनीकरणीय उपकरण और 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना हम कर रहे हैं। ठीक है। 2027 तक ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीनीकरणीय अंश। ठीक है। यहाँ पर अगर कहा जाए 2027 तक जो है वो सर 10,000 जो है वो अगर कहा जाए मेगावाट के नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के आधारित पार्क। 2027, वो जो 2030 लिखा उसकी जगह आंसर है 2027। और 2030 तक, और 2000 जो अगर कहा जाए ग्रीन सिटी की बात है, 2030 तक हमको ग्रीन सिटी लेके आना है। अगर आप चाहो तो मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जैसे पढ़ोगे उसके अंदर भी ये चीज आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। लेकिन रफली में जो है वो अगर कहा जाए आपको ये चीज बताऊं कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी सी बात निकली तो देखो, यहाँ पर एक सिंपल टाइप करो, हमारे एफर्ट्स हैं कि नहीं। तो हमारे एफर्ट्स कितने हैं उसके लिए हम सीधी सी बात है यहाँ से चले गए। रीवा अल्ट्रा पावर प्लांट, यू हो गया वो रीवा की जगह। अल्ट्रा की जगह ठीक है वो, कई बार बोलते समय जो है वो मेगा की जगह आ जाएगा, लिंक तो कर ही लेगा। अब यहाँ पर मैं चला गया स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे देखिएगा। अब वो जो 10,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं उसका आंसर याद है। देखो, नीमच में हम 500 मेगावाट का जो है वो प्लांट स्थापित कर रहे हैं। आगर में 550 मेगावाट का प्लांट स्थापित कर रहे हैं। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का प्लांट स्थापित कर रहे हैं। मुरैना में 1400 मेगावाट का प्लांट स्थापित कर रहे हैं हम लोग। ये सब अपकमिंग है, कैसे कर रहे हैं। छतरपुर में 1500 मेगावाट का। और इनमें ऐसा नहीं कि शाजापुर में 450 मेगावाट का, ऐसा नहीं कि इसमें केवल मंदसौर में 250 मेगावाट का। ये जो अंडर जो अगर कहा जाए जो इम्प्लीमेंटेशन में, इनमें एजेंसीज से हमको हेल्प मिल रही है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक तक हमको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको ये बकायदा दिखा है कि 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्टेट में तीन जो है वो तीनों को लिंक करा है 1500 मेगावाट के लिए, है ना। आगर में 550, नीमच में जो है वो 500, और शाजापुर में 500 को मिला ले, इन तीनों को मिला ले तो 1500। ये हम लेकर आए। और भी जो है वो अगर कहा जाए कि कई जो है वो सोलर स्कीम्स लेकर आए, यानी ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो वो प्रश्न कर रहा है उस प्रश्न का आंसर है। यानी जब भी अगर कहीं कोई आपसे पूछे तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये इस प्रोजेक्ट के आंसर। अपकमिंग में भी देखें जो भी हमारे जिनके ऊपर काम हो रहा है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है, अब आपको कितना यूनिक क्वेश्चन आया कि जो है रीवा अल्ट्रा में लिखा हुआ है 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर डैम इन जो है वो अगर कहा जाए खंडवा। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक विल बी प्रोवाइड द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द प्रोजेक्ट। द वर्ल्ड बैंक द अपॉइंटमेंट द कंसल्टेंट द डेस डेस डेस, याद रखना। विश्व बैंक इसमें हमको जो है वो सहायता कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को पढ़ें और उसका शुरू का पहला पेज पढ़ें। ठीक है। केवल शुरू का पहला पेज पढ़ें। जो उस पहले पेज में उसने वो बात लिख दी जो प्रश्न एग्जाम में आएंगे।
वो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, जैसे दिख रहा है ना कि हमको भारत में क्या करना, 50% रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है 2030 तक। COP26 में प्रधानमंत्री जी ग्लासगो में ये बोल के आए थे पंचामृत। उसको कभी आप प्रधानमंत्री का पंचामृत टाइप करिएगा, ऐसे टाइप करिएगा पंचामृत ग्लासगो, तो आपको मिलेगा आंसर। उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था पंचामृत में आखिरी लाइन कि भाई जो है वो ये देखो यहाँ पर, इसी पे हमारी न्यू एनर्जी पॉलिसी टिकी हुई है। पंचामृत ग्लासगो कॉन्फ्रेंस, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हम अभी तो कार्बन का उत्सर्जन कम नहीं करते, लेकिन हम 5 चीजें जो है अगर कहा जाए करके बताएंगे। तो ये लिखा हुआ है, रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी 2030, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी 2030। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशन जो है वो 1 मिलियन टन, 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे। एंड अचीविंग टारगेट नेट जीरो 2070, यहाँ पर इसी को आधार बनाकर मध्य प्रदेश ने अपनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाई, और इसी के तहत एक चीज के ऊपर हम काम करने लगे और उसमें हमको रिजल्ट्स मिलना भी शुरू हो गए। जो अभी आपको बताया कि हम जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग है मध्य प्रदेश की, उन हेरिटेज बिल्डिंग को 2030 तक जो है वो 100% ग्रीन जो है अगर कहा जाए, बिल्डिंग बोल रहा हूँ शहर, उनको 2030 तक अगर कहा जाए हम ग्रीन सिटी में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ये लिखा हुआ है, attempting the develop 20%, 50% and 100% heritage city in the green city year 2024, 27, 30। हो सकता है ये किस्मत अच्छी हो कि 2024 तक मध्य प्रदेश में कितने जो है वो अगर कहा जाए विरासत शहरों को ग्रीन सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, 20%। सांची इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो ही है। तो प्रश्न ऐसे ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आप भी पढ़ सकते हो अपने स्तर पर भी ढूंढ सकते हो यहाँ पर। तो ये गलत क्यों हुआ, ऑलमोस्ट आपको समझ पड़ गया कि क्या इसमें जो है वो क्वेश्चन बना था, क्या गलत है वो मैंने बता दिया। अगला इकोनॉमिक सर्वे में मध्य प्रदेश की कुल नदियों की लंबाई कितनी, सबको मालूम मध्य प्रदेश में लंबी अलग अलग नदियों की लंबाई मालूम, लेकिन यहाँ अगर हम इस आंकड़े के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक सर्वे, मध्य प्रदेश में नदियों की लंबाई लगभग 3956 किलोमीटर है, जिसमें 553 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं। प्रमुख नहरें, मध्य प्रदेश में नहर प्रणाली कुल सिंचित क्षेत्र का 17.92% योगदान देती है। अब यहाँ पर आपको नहरों की लिस्ट डली है, मैं सेकंड पार्ट में तो बताऊंगा ही, प्रोजेक्ट वगैरह डैम प्रोजेक्ट वगैरह उसका इकोनॉमिक सर्वे में। बट आपको दो तरह की नहर दिख रही है, एक जो सीधे नदी के नाम पर है जैसे चंबल, इसको याद नहीं रखना, एक जो नदी के नाम से मैच नहीं हो रही, जैसे कुंडा, कुंडा एक नदी है खरगोन में बहती है, देजला देवड़ा। सातक नहीं है, इसका नाम है साटक। ठीक है, वो तो टाइपिंग की थोड़ी गड़बड़ी रहती है। साटक खरगोन में। तो साटक हमको याद रखना है, राजघाट नहर बेतवा पे है ये याद रखना, हलाली नहर बेतवा पे है ये याद रखना, देजला देवड़ा जो है अगर कहा जाए कुंडा पे, ये हमको याद रखना है। आज इस तरह से हमें नदियों की लंबाई 3956 किलोमीटर मिल गई, और इसमें 553 किलोमीटर अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में है। इसीलिए मध्य प्रदेश के शीर्ष 10 निर्यातों में से सबसे अधिक निर्यात किस एक का होता है, कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा 10 निर्यात में दवा उत्पाद, यानी पहले तो मैं दिखा दूं यहाँ, तो आपको यहाँ ये दिख रहा है कि दवा उत्पादन में हम सबसे ज्यादा देखा, 10,782 करोड़ रुपए का दवा उत्पादन किया। तो क्रम आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा दवा, फिर टेक्सटाइल, फिर रेडीमेड कपड़ा, फिर एल्यूमिनियम, ये हमारे 4 एक्सपोर्ट के बेल्ट हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया के लिए नहीं, यहाँ पर अगर कहा जाए। और लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसमें एक और चीज बता दूं, जब आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे ले जाऊं मैं आपको, ये हम चलेंगे, ये सब मैं कराऊंगा, मतलब अभी क्या होता है ना, एक एक पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले साथ में ले ले रहा हूँ। तो इसमें आपको 4 चीजें याद रखना। नंबर 1, निर्यात के लिए 8 हमने सेक्टर चुन रखे हैं, ये आठों के नाम याद रखना है ना, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल, ठीक है, ये 8 है ना। दूसरा, नीचे जाएं हम, ये जो अभी ऊपर दिख रहा है कि हम सबसे ज्यादा जो है अगर कहा जाए क्या कर रहे हैं। तीसरा, कि 42 उत्पादों में से जो हम मध्य प्रदेश के अंदर जो मेन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें 14 चैंपियन उत्पाद है, चैंपियन मतलब हमारी पहचान है, ये अपने को याद रखना है। और चौथा और आखिरी ये वाला, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा,
कि मध्य प्रदेश ये भूमध्य क्षेत्रों में। तो आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छी सी चीज पता चली होगी, अगर हम 2021-22 में देखें तो भूमध्य क्षेत्रों के अंदर हरियाणा के बाद आप देखो मध्य प्रदेश सबसे अच्छे। जितने लैंड लॉक स्टेट हैं, निर्यात तैयारी, ठीक है, अगर यानी अगर कहा जाए एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस जो है वो इंडेक्स 2021 के अनुसार लैंड लॉक स्टेट में मध्य प्रदेश दूसरा सबसे अच्छा लैंड लॉक स्टेट है ना। तो एक्सपोर्ट, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, पीआईबी। अब ध्यान से देखिएगा ना, यानी हम निर्यात के लिए कितना तैयार है। तो लैंड लॉक में अभी आपको दिख रहा है कि वहां जो इंडेक्स दिया उसमें हमारे सामने हम दूसरे नंबर पे हैं, यानी लैंड लॉक कंट्रीज के अंदर। अभी हम लेटेस्ट पे जाएं, ये जो नीति आयोग ने जारी करा, ये देखा थर्ड एडिशन, 17 जुलाई, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022। इसमें अगर हम नीचे चले जाएं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा ये बकायदा स्टेट्स, इसमें रैंक लिखी हुई। तो ओवरऑल रैंक, ये ओवरऑल रैंक है। ओवरऑल रैंक में अगर हम देखें तो नीचे 12वें नंबर पे है। ठीक है, 12वें नंबर पे ये दिख रहा है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि 50, मतलब हमको स्कोर कितना दिया उसने, यहाँ पर अगर कहा जाए, ये भी आप याद रखना है कि 12वें नंबर पे 55.68 हमको जो है वो स्कोर दिया ओवरऑल अगर कहा जाए। फिर इसमें आप चाहें तो खुद भी इसमें लैंड लॉक के अंदर अपनी स्थिति देख सकते हैं, अलग अलग स्थितियां देख सकते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट पे ढूंढ के। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ये भी सिखाऊं कि यार कहाँ चीजें मिलेंगी, कैसे आपको मिलेंगी। तो प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, तो हमको दो तरह के स्टेट हैं, एक जो है वो कोस्टल स्टेट है, एक जो है वो लैंडलॉक स्टेट है। तो हमारा अभी जो 2022 में, जैसे कोई पूछेगा कि भाई जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, निर्यात जो अगर कहा जाए तैयारी सूचकांक है 2022, उसमें जो ओवरऑल स्टेट का परफॉर्मेंस है 2022 का, उसमें मध्य प्रदेश को किस रैंक पे रखा, तो उन्होंने कहा साहब हमको 12वें नंबर पे रखा है। लैंडलॉक की कैटेगरी में आएंगे, 55.68 जो है अगर कहा जाए स्कोर हमको जो है वो दिया गया। ये हमारे लिए जो है वो काम का है, बाकी हमारे लिए काम करे। तो कुछ चीजें तो आपको अपडेटेड भी याद रखना पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो है वो अगर इतना ही पढ़ लिया और इसी से काम चल गया। ये यहाँ से। फिर है मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो 337, 413। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि अब जो है वो अभी पंचायत और म्यूनसिपालिटी के चुनाव हुए थे 2022 में। तो आप देख रहे हो कि नगरीय निकाय लगातार हमारे यहाँ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 3-4 में यहाँ 337 थे, वो बढ़ते 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 अब कितने हो गए, 413। ओवरऑल आपको यहाँ पर 413 में दिख रहा होगा। नगर निगम है 16 अभी, दूसरा है नगर पालिका जो है वो 99 है, तीसरा जो है वो है नगर परिषद जो है वो 298 है, ओवरऑल 413। ये याद रखिएगा, ये बात है नगरीय निकाय की। नगरीय निकाय कोई पूछे, दो बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ शहर कस्बे कितने, तो एक होता है कि ये हैं जो, मतलब शहरी आबादी के हिसाब से जहां पर हम नगरीय निकाय स्थापित कर पाए। तो जैसे दिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी आबादी इंदौर, इसके बाद भोपाल, इसके बाद जबलपुर, इसके बाद ग्वालियर, ये चार। लेकिन अब इसमें मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्या मुझे माउस बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी फाइल उठाना पड़ेगी। 1 मिनट बस, है ना। ठीक है, मैं दो तीन चीजें, 1 मिनट, ये सब मैं बंद कर दूं। अब जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वहाँ नगरीय निकाय जब वर्ड पूछ रहा है तो 413 दिख रहा है, 16, 99, 298, यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। नगर परिषद जनरली उन जगहों पर होती है जो ट्रांजिट आबादी होती है, यानी आबादी गांव से शहर में कन्वर्ट हो रही होती है, आधी आबादी गांव की, आधी शहर की। ये अगर हम कहें तो टोटल नगरीय निकाय है। लेकिन ये सेंसस टाउन नहीं है, सेंसस टाउन अलग चीज होती है। सेंसस टाउन मतलब जनगणना के अनुसार जिसको कस्बे की डेफिनेशन में रखा गया। तो अगर हम 2011 का ये जनगणना का आंकड़ा देखें यहाँ पर, इसमें हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, पहले अपन सेंसस टाउन को देखें, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 476 जो है, अगर कहा जाए सेंसस टाउन, कंफ्यूज मत होना। अर्बन बॉडी कितनी है, 413, वेल गुड, बिल्कुल सही है। बट वो सेंसस टाउन वर्ड अगर पूछ रहा हो, ठीक है, यानी जनगणना के अनुसार जो कस्बा हम परिभाषित करेंगे, तो कितने कस्बे, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ यार हमारे यहाँ कितने जो है वो कस्बे हैं। तो यहाँ आपको जो है वो दिख रहा है कि कुल 476 कस्बे हैं, जिसमें क्लास 1 के 32 हैं, क्लास 2 के 31 हैं। ये आंकड़ा चाहे तो आप
स्क्रीन रोक कर लिख सकते हैं अगर आपको कभी भविष्य के लिए लिखना हो। क्योंकि यहाँ पर क्लास होती है, क्लास वन का मतलब है जिनकी आबादी 1 लाख और उससे अधिक होती है उनको क्लास वन सिटी कहते हैं। जिनकी 50,000 से 99,999 के बीच होती है उनको क्लास टू सिटी कहते हैं। तो आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 32 क्लास वन सिटी है। ठीक है, 32 जो सिटी है वो क्लास वन सिटी, और लगातार क्लास वन सिटीज अब हमारे यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर हम देखें 2001 में क्लास वन सिटी कितनी थी, 25 थी। अब जो है वो अगर कहा जाए कि क्लास वन सिटी हो गई 32, तो इससे सिद्ध है कि लगातार शहरी आबादी बढ़ रही। तो ये सेंसस टाउन है। तो अभी आप जैसे ऊपर से जाएंगे तो दोनों बातें याद रखना, और ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी जैसे अभी ये सामने एकदम रुक गई इसकी, जस्ट अभी ये क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन, आज आड़े टेढ़े क्वेश्चन, बच्चे सोचते कहाँ से मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, संभाग पूछ लिया। तो संभाग आपको यही मिलेंगे ना, ये आ गई यहाँ पर। डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी किस संभाग में कितनी जो है अगर कहा जाए जनसंख्या वृद्धि रही, और अगर कहा जाए कि जो संभाग हैं उनमें किस संभाग के अंदर कितना जो है अगर कहा जाए रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो पहले मैं यही दिखा देता हूँ आपको। ये मैं आपको यहाँ नीचे ले गया, ये यहाँ पर, एक सेकंड, कम से कम आपको ये चीजें याद रहे। थोड़ा सा दो तीन चीजें काम की जो मैं सोच रहा हूँ कि दिखाई दूं आपको, तो आपको काम आ जाएगा। पहला तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लगातार यहाँ पर आपको स्क्रीन देखिए ध्यान से, लगातार अगर हम ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो डिक्लाइन हो रही। ग्रामीण है ना, 1971 में 81 थी, फिर 77, 74, 73, 72.4। शहरी जनसंख्या लगातार जो है बढ़ रही। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये पहला आपको जो है वो याद रखना है कम से कम, कि हाँ लगातार बढ़ रहा है। दूसरा एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर हम हमारे पड़ोसी राज्यों में देखें तो उनमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं। हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर, जैसे यहाँ ये हमारे पड़ोसी राज्य, अब पड़ोसी राज्यों में हम देखें तो शहरी आबादी के हिसाब से देखें तो देख रहा होगा महाराष्ट्र में 42%, यानी ये ज्यादा अर्बनाइज है हमसे। गुजरात में 37%, ये भी जो है वो ज्यादा अर्बनाइज है हमसे। यानी हमारा टोटल 26.5% है, ये दिख रहा होगा अगर कहा, सॉरी ये वाला बोल गया मैं इधर, 27.6। मध्य प्रदेश के अंदर 27.6% जनसंख्या गांव में रहती, शहर में रहती। इंडिया में 31 जो अगर कहा जाए तो इंडिया की तुलना में तो कम है, यानी हम रूरल ज्यादा है, यानी ग्रामीण आबादी हमारी ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमारे आजू बाजू वाले राज्य तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र शहरी है, फिर दूसरे नंबर पे जो अगर कहा जाए गुजरात है। तो उल्टा करके ग्रामीण भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो इसमें हम अगर बेसिक अगर कहा जाए, अब ये पॉपुलेशन तो आप याद नहीं रख सकते, तो परसेंट याद रखिए। जैसे वो प्रश्न पूछे ना, परसेंटेज ऑफ रूरल अर्बन कंपोजिशन डिवीजन, तो यहाँ अगर 2011 के हिसाब से हम देखें तो मध्य प्रदेश के सभी डिविजन्स में आपको दिख रहा है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। तो पहले रूरल देख लोगे, जहां रूरल सबसे कम है अर्बन ऑटोमेटिकली आएगी। तो यहाँ भोपाल देखो, यहाँ पर भोपाल का फिगर कितना है, 61.5, इससे कम कोई नहीं। यानी भोपाल में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है भोपाल में, सबसे ज्यादा है। वो जो प्रश्न पूछा ना, लॉजिकली भी हम आंसर तक जा सकते हैं। पर दो तरह से प्रश्न होते हैं, ये इसलिए कहा 2011 के मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, भोपाल संभाग। ठीक है, यहाँ पर। और जो मैं इकोनॉमिक सर्वे में आपको जो है वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहां पर भी आप इससे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये मतलब प्रश्न उलझाने वाले आजकल ऐसे आने लगे। सेम डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में अगर कहा जाए कि ये आंकड़े आपको लिखे हुए हैं, अब ये तो आबादी के हिसाब से देखो, ध्यान से सुनना। कंफ्यूज क्या होता है ना, पेपर में सबसे ज्यादा गलत कहाँ क्वेश्चन होता है। प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा सबसे ज्यादा जनसंख्या, वो जो प्रश्न है ना यहाँ पर प्रतिशत वाली बात से मैं लिंक करूंगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या है इंदौर। इस हिसाब से अगर मैं इस हिसाब से देखता ये यहाँ पर, तो इंदौर को लगाता और यहाँ पर इसको आंसर लगाता, प्रतिशत ना देखता जनसंख्या देखता, तो इंदौर मारे आता। कहता इंदौर ही तो पढ़ा है सर ने क्या कि सबसे ज्यादा। लेकिन वो जनसंख्या की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा। मतलब आपके पास अगर संभाग का आंकड़ा नहीं तब भी आप लिंक्स करके जा सकते हो। तो जनसंख्या में तो इंदौर नंबर 1 है, जबलपुर नंबर 2 है। ठीक है, अगर कहा जाए सागर और फिर भोपाल, ये इस तरह से जो है वो आंकड़े आपको जो है दिख रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रतिशत के हिसाब से है ना, जो आपको आज पता चला कि यार मतलब भोपाल की स्थिति जो है अगर कहा जाए कि थोड़ी सी जो है वो 4th नंबर पे है यहाँ। इंदौर, जबलपुर जो है वो, सागर यहाँ, ये जो है वो टोटल पॉपुलेशन जो है होती। बट जब मैं इसी आंकड़े को
परसेंटेज की डेफिनेशन पे ले जाता हूँ तो आंकड़े बिल्कुल पलट जाते हैं। परसेंटेज में भोपाल जो है वो 80.9% आबादी भोपाल डिस्ट्रिक्ट की, जो अगर कहा जाए अर्बन, 80 दशमलव। इस प्रकार अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुक्के से भी लगाता प्रतिशत के अनुसार तो मैं भोपाल मार सकता। टेक्निकली हम कैसे आंसर तक जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो एक कम से कम मैंने रफली आपको ये बता ही दिया कि परसेंटेज में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कहानी पूरी की पूरी पलट गई। सबसे कम शहरी आबादी डिंडोरी में है, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी डिंडोरी में है। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और इतनी बात निकली तो मैं आपको तहसील का आंकड़ा भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए, क्योंकि तहसील भी जो है वो आपको आ जाती है, तो संख्या के हिसाब से तो याद रहेगा। सबसे बड़ी तो खैर जो है वो इंदौर ही दिख रही है पॉपुलेशन के हिसाब से। और सबसे छोटी जो है अगर कहा जाए ओरछा, टीकमगढ़। अब तो निवाड़ी में चला गया, उस समय के हिसाब से टीकमगढ़, पर अब निवाड़ी। तो ओरछा में सबसे कम तहसील में, और इंदौर में सबसे ज्यादा। लेकिन परसेंटेज वाला जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जब भी आएगा एग्जाम में तो परसेंट आएगा, तो आपको, आप जब भी याद रखें तो परसेंटेज वाले फिगर जो है वो याद रखें। बाकी तो एक आध अगला लेक्चर होगा तो मैं करा दूंगा अभी। तो अंतर आपको समझ पड़ गया कि 413 नगरीय निकाय हैं, जबकि प्रश्न अगर सेंसस टाउन की बात करेगा तो 476। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार किस एसडीजी गोल में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है? एसडीजी 7। पहले तो देखिए 2020, अभी अपन इसको लेटेस्ट से भी कंपेयर करेंगे। 2020 की स्थिति आपको सामने दिख रही है, इसमें यहाँ पर गोल नंबर दिए हुए हैं। आप दिख रहे हैं स्वच्छता, किफायती ऊर्जा, ये जो है वो इसमें जो है वो लगातार हमारी स्थिति क्या है, सुधर रही है। ये 2020-21 के आंकड़े, 86 हमारा स्कोर है। तो अब हमें समझ पड़ रहा है कि यार 2020-21 के जो आंकड़े थे उस हिसाब से हमारा गोल 7 में जो है वो सबसे अच्छा स्कोर। फिर इसके जस्ट बाद हमको गोल 11 टिकाऊ शहर समुदाय में हम 81 के ऊपर है। ऐसे भी स्वच्छता सर्वेक्षण में तो हम हमेशा रैंकिंग हासिल करते हैं। तो ये आंकड़ा तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। लेकिन अगर इस आंकड़े को अगर हम अभी के हिसाब से, क्योंकि हमको लेटेस्ट भी याद रखना है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दिखा देता हूँ अभी वाली, है ना। तो एक तो वो देख लिया। अब यहाँ पर जैसे ये अभी जो है अगर कहा जाए, इसमें इस रैंक को भी देखना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 27 मार्च 2023 का जो है ये प्रेस रिलीज है। इसमें क्या दिख रहा है कि एसडीजी इंडिया 2020-21 के जो कंपोजिट स्कोर है उसमें हम कहाँ हैं, है ना। हमको देखो मध्य प्रदेश में आता है, तो कंपोजिट स्कोर में मध्य प्रदेश हम नीचे चले गए। कंपोजिट स्कोर हमको मिले 62, और रैंक हमारी है 17। इन आंकड़ों को देखो, वो वाले आंकड़े मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये आंकड़ा जो है वो कब का चला गया, 20 वाली रिपोर्ट का। उसके बाद वाली रिपोर्ट पे भी आना है। अगर वो पूछेगा, अगर इकोनॉमिक सर्वे से पूछेगा तो ये 7 वाला पूछेगा, ये। और अगर उसके बाद वो अगर करंट अफेयर से कनेक्ट कर रहा है तो ये 2000 जो है वो अगर कहा जाए 21 वाला, तो इसमें आपको ये बकायदा ये आपको याद रखना है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अंतर्गत मध्य प्रदेश 62 अंकों के साथ 17वें नंबर पे। इसमें हम कहाँ किस पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि एसडीजी 3.0, 4/3/2021, इसमें ये मध्य प्रदेश के आंकड़े यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसमें भी आपको दिख रहा है पूरा के पूरा वही चीज जो है वो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये, यहाँ से आप देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए एसडीजी 6 जो है वो, यहाँ से एसडीजी 6 कितना हो गया, 88। ठीक है, ये आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो कॉपी के अंदर। इसके एसडीजी 3.0 के अंदर जो है वो कौन सी एसडीजी में हमारा क्या स्कोर है। तो अगर हम देखें सबसे अच्छी स्थिति हमारी एसडीजी 6 में जो है 60, सॉरी 88। फिर है हमारी एसडीजी 7 में जो है वो 86। वास्ट कंडीशन में यानी बुरी स्थिति में यहाँ देख रहा हूँ एसडीजी 9, इसमें हमारी स्थिति जो है वो खराब है। अब क्यों खराब है ये तो अभी इतना समय मेरे पास है नहीं कि मैं पूरा समझा पाऊँ, बट फिर भी आपको यहाँ पर ये बात समझ पड़ेगी कि ये दोनों बिल्कुल वैसे आंकड़े हैं। देखो आंकड़े दो तरह से होते हैं। एक ओवरऑल में हम कहाँ हैं, ओवरऑल में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही, लेकिन कुछ में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है यार एसडीजी 6, तो अब एसडीजी 6 के अंदर जो है वो हमारी स्थिति जो है वो एसडीजी 7 के अंदर हमारी स्थिति हमेशा अच्छी है। क्यों हमेशा स्थिति है? क्योंकि जो है वो इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट से संबंधित क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सब जो है वो अगर कहा जाए इसके अंदर रखा गया। कभी आप एसडीजी 6 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो अभी हम देखा होगा क्लीन पानी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, हर घर नल। हालांकि व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं है, लेकिन बुरहानपुर आपको दिख रहा है 100% है। हमारे की एसडीजी 6 में जो है वो स्थिति जो है वो ठीक ठाक है।
लेकिन वहीं अगर हम जैसे हमको क्या दिख रहा है, SDG 9 जो है उसमें तो 37 स्कोर दिख रहा है। ओवरऑल 62 में और सबको मिला लें तो जो है अगर कहा जाए तो 9 आखिर क्या है। 9 में आपको जो है वो, तो जब आप SDG 9 देखोगे तो इंडस्ट्री, ठीक है, इनोवेशन, इसमें तो हम कमजोर हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो SDG 9 उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें हमारी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं। तो ऐसे आप खुद भी एक मतलब अगर कहा जाए अपने स्तर पर इसको जो है वो कर सकते हो, या मतलब तैयार कर सकते हो। तो ये आज के क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन जाते जाते दिखा दे रहा हूँ, चूंकि अब ये फाइल खुली तो मैंने कहा ये भी बता दूं। जैसे एक तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, सरकार क्या करती है, दो तरह से चीजें प्रचारित करती है। इसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि 24.82 करोड़ इंडियन स्कैप द मल्टी, यहाँ पर पावर्टी नहीं है, अलग अलग तरह की गरीबी से हमने बाहर निकाला 9 साल में 24.82 करोड़ लोग। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है ये, बहुआयामी गरीबी। ये एक आपको याद रखना है। इसमें भी आपको वो बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन नंबर ऑफ, जो है वो 2013 से 2022-23 के दौरान बहुआयामी गरीबी से हमने सबसे ज्यादा इन तीन राज्यों के लोगों को बाहर निकाला। तो कम से कम हमें अपने राज्य का पता होना चाहिए। तो ये 15 जनवरी 2024 का एक प्रेस रिलीज है, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन ऑफ द नंबर इन द पुअर विद 5.94 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। फिर बिहार जो है वो 3.77 करोड़ लोगों को निकाला, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। तो अब लगता है लोगों को कि गरीबी से बाहर निकाला, गरीबी नहीं, बहुआयामी जो है वो गरीबी से बाहर जो है निकाला यहाँ पर। उसके लिए हम जो है वो काम करें, तो ऐसे प्रश्न जो है वो आते हैं। तो आज मैंने इसका जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 आपको करा दिया, परसों एक और लेके आऊंगा तो वो करा दूंगा। पर उसकी निर्भरता इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना इसको लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना कुछ आपको नया सीखने को मिला, क्या चीजें आपके काम आई यहाँ पर, और कितना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं कोई आपके ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ, लेकिन उससे क्या होता है ना, देखो, टू वे कम्युनिकेशन जिंदगी में बहुत जरूरी है। पूरे 2 घंटे के लेक्चर में कभी सिंगल वर्ड यूज नहीं करता कि चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, फलाना मेरा कोर्स लो, मेरी टेस्ट सीरीज, अभी मेरी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मेरा भी फलाना कुछ चल रहा है ना, मैं यहाँ पे बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, जिसको लगेगा वो तो ले ही लेगा, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर 2 घंटे में यहाँ पर आपके साथ हूँ, उसके बाद तो मैं भी जब उसको वीडियो को देखता हूँ बाद में, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, बच्चों ने देखा वीडियो, इनको चीजें समझ आई, इन्होंने लाइक किया, इस ये काम का है, बच्चों के काम आ रहा है, तो लगता है कि नहीं इनके लिए और मेहनत करना है। एक उत्साह आता है, सीधी सी बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल सब जो है अगर कहा जाए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। बुरा लगा हो तो वो भी कर दीजिए, बुरे कमेंट भी कोई दिक्कत नहीं, अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि कुछ कमी लगी हो तो, है ना। यहाँ पर संतुष्टि और पूर्णता दोनों चीजें कभी भी नहीं आती जीवन में। हम संतुष्ट नहीं हो सकते और पूर्ण नहीं हो सकते कभी। बाकी सेकंड लेके आएंगे अभी परसों। तो एग्जाम के पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे से तो बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगी कि जो आ सकते हैं, और उससे लिंक करके करंट से। धन्यवाद सभी को।